थोड़ी दूर चलने के बाद भील मुंडू नजर आया। वो मुझे अपनी तरफ आता देखकर रुक गया। जब मैं करीब पहुंचा तो उसने दोस्ताना अंदाज में मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने भी बड़ी गर्मजोशी से मुसाफिया किया। मुसाफे के वक्त मैंने महसूस किया उसकी हथेली और उंगलियां फौलाद की तरह सख्त हैं। उसने पूछा, तुम्हारे दोनों गूंगे साथी कहाँ हैं? मैं उसे सवालिया नजरों से देखने लगा, जैसे उसकी बात समझ में ना आई हो। दरअसल वो अचानक सवाल करके समझना चाहता था कि अगर मैं गूंगा ना हुआ तो बेख्तियार उसकी बात समझकर उसका जवाब दूंगा। लेकिन वो मेरी इस हरकत से उलझ गया कि पता नहीं मैं वाकई फरहाद हूं या नहीं। आखिर उसने वही सवाल इशारों में किया। मैंने भी इशारों में जवाब दिया कि वो दोनों जा चुके हैं। मैं जब उन्हें बुलाऊंगा वो हाजिर हो जाएंगे। फिर उसने इशारे से पूछा, तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास कार है, मैं तुम्हें तुम्हारी रिहाइशगाह पर पहुंचा दूंगा। मैंने जवाबन कहा, मेरी रिहाइश की कोई जगह मुकर्रर नहीं, मैं आज यहाँ कल वहाँ रहने की जगह बदलता रहता हूँ। उसने कहा, अब हमारे दरमियान मुकाबले के लिए मुख्तलिफ औकात मुकर्रर हो चुकी हैं। हम सिर्फ मुकाबले के मैदान में एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे, मगर इस मैदान से बाहर एक दूसरे के दोस्त बनकर रह सकते हैं। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मेरे साथ चलो, मेरा क़याम एक होटल में है। मैंने बड़ी खुशी से उसकी बात मान ली। वो भी खुश हो गया कि मैं किसी हीलो हुज्जत के बगैर उसके दाम में आ रहा हूँ, बल्कि उसकी भतीजी की जुल्फों में उलझने जा रहा हूँ। फिर हम एक दूसरे के शाना बशाना पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए उस सिमत जाने लगे जहाँ भील मुंडू की कार खड़ी हुई थी। रास्ते में वो मेरे मुतल्लिक सोच रहा था, मैं इस गूंगे से क्या बातें करूं? पता नहीं ये गूंगा भी है या नहीं। अगर है भी तो इसके साथ बातें करने के लिए दोनों हाथों को नचाना पड़ता है। लानत है, मैं किन गूंगों के दरमियान आकर फंस गया हूं। इस वक्त ये बिल्कुल तन्हा है। मैं बड़ी आसानी से इसे मार मार कर इसका गूंगापन दूर कर सकता हूं और अभी इसकी जुबान खुलवा सकता हूं। मेरे हिसाब में तनाव पैदा हो गया। मैं बहुत ही मोहतात अंदाज में उसके साथ आगे बढ़ रहा था और समझ रहा था कि वो जिद्दी और बदमाश अपने दिमाग से काम लिए बगैर किसी भी लम्हे मुझ पर हमला कर सकता है। ऐसे वक्त मैंने फौरन ही मास्टर यूशिया के जहन में झांक कर देखा, ताकि ये मालूम कर लूं कि वो शैतान इस वक्त भील मुंडू के जहन में झांक रहा है या नहीं। अगर वो इस बद दिमाग के दिमाग में मौजूद होता तो मैं अपने इस शाना बशाना चलने वाले दुश्मन को सोच के जरिए कंट्रोल नहीं कर सकता था। मेरे नसीब अच्छे थे कि उस वक्त मास्टर यूशिया एक विस्की की बोतल खोले बैठा था और पहला जाम बनाते हुए सोच रहा था कि एक पैक के बाद वो रोमा से दिमागी राब्ता कायम करेगा और उसकी सोच में ये जज्बाती ख्याल बिठाने की कोशिश करेगा कि पिछली शाम जंगल में जो अटैची वाला गूंगा मिला था वो बहुत हैंडसम और स्मार्ट है। सोच के धारे को किसी तरफ भी आहिस्ता आहिस्ता मोड़ो तो सोचने वाली नॉर्मल लड़कियां रफ्ता रफ्ता उसी सिमत मुड़ जाती हैं। मैं उसे ज़हनी तौर पर फरहाद की तरफ मोड़ दूंगा। मास्टर यूशिया की सोच पढ़कर जैसे ही मुझे इत्मीनान हुआ कि अभी वो कुछ देर तक भील मुंडू की तरफ मुतवज्जा नहीं होगा, तो मैंने फौरन ही उस बद दिमाग की सोच में कहा, मुझे इस गूंगे पर हमला करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। वो नादीदा शैतान ठीक ही कहता है कि बाज़ औक़ात मैं दिमाग से काम नहीं लेता हूँ और काम बिगाड़ देता हूँ। मुझे ज़रा सब्र करके उस शैतान का इंतज़ार कर लेना चाहिए। जब वो मेरे दिमाग में आकर बोलेगा तो मैं उसे कहूँगा कि जिस गूंगे पर फरहाद होने का शुबा है वो मेरे साथ होटल इंटरकॉन की तरफ जा रहा है। अगर रोमा उसे दोस्ती करने में कामयाब हो गई तो तुम्हारे यहाँ पहुँचने तक ये हमारी नज़रों के सामने रहेगा, मगर मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचने तक इस तन्हा और निहत्थे आदमी को अपने काबू में कर सकता हूँ। मैं होटल पहुँचकर एक बंद कमरे में इसकी ऐसी पिटाई करूँगा और इसे ऐसी अजियतें पहुँचाऊँगा कि ये ज़ुबान खोलने पर मजबूर हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मगर पता नहीं वो शैतान कहाँ चला गया। अगर वो इस वक्त मेरे दिमाग में होता तो मैं इस गूंगे पर हमला करने की इजाज़त मांगता। मैं भील मुंडू को उसकी सोच में समझा रहा था। उसकी सोच ने कहा, हाँ, मुझे उस शैतान की इजाज़त के बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर मेरे साथ चलने वाला ये गूंगा वाकई फरहाद है तो ये अपनी चालाकियों से किसी तरह बच भी सकता है और मेरे हाथों से निकलकर फिर कहीं जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो शैतान मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेगा, मेरे और मेरी रोमा के दिमाग पर हमेशा मुसल्लत रहेगा और हमें नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें पहुंचाता रहेगा। नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। वह शैतान जो कहता है मुझे उसी पर अमल करना चाहिए, वो खुद यहाँ पहुंचकर इससे निमट लेगा। भील मुंडू के सोचने का अंदाज बदलकर मुझे इत्मीनान हो गया। हम दोनों पहाड़ी रास्ते तय करने के बाद उसकी कार तक पहुंच गई। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और मैं उसकी बराबर वाली सीट पर आ गया। फिर कार स्टार्ट हुई और पिंडी की तरफ जाने लगी। ड्राइविंग के दौरान वो हाथ के इशारों से बातें करना पसंद नहीं करता था। यूं भी वो मुझसे बेजार था क्योंकि मेरी ही वजह से वो और उसकी भतीजी
ज़हनी अजाब में मुब्तला थे। मैं भी मुतमईन होकर सीट की पुश्त से टेक लगाकर मास्टर यूशे को पढ़ने लगा। फिर उसे छोड़कर रोमा के दिमाग में झांकने लगा, क्योंकि मास्टर यूशे की सोच भी वहीं मौजूद थी। रोमा उस वक्त गहरी नींद में डूबी हुई थी और अपने तौर पर एक सपना देख रही थी। वो नौउम्र हसीना अपनी ज़िंदगी में जिस पहले नौजवान से मुतासिर हुई थी, वो उसका बॉडीगार्ड वसीम था, जो उसके दूसरे बॉडीगार्ड के हाथों पिछले दिन मारा गया। इसी वाक़ये की मुनासबत से वो अपने ख्वाब में एक खूबसूरत गुड्डे को देख रही थी, जिसे एक सांप ने आकर डस लिया। बचपन और जवानी के दरमियान जो उम्र होती है, उसमें लड़कियां अपने ना समझ में आने वाले जज्बों को गुड़िया और गुड्डे के रूप में देखती हैं। हम टेलीपैथी जानने वाली जागती हुई सोच से लेकर ख्वाबीदा सोच तक इंसानी नफ्सियात को अच्छी तरह समझते हैं। इसी नफ्सियात के पेश नज़र मास्टर यूशे रोमा को उसके ख्वाब में हौले हौले समझा रहा था, ये गुड्डा नहीं है बेबी, और तुम भी अब बेबी नहीं हो। जवानी की आंख से देखो, ये वही है जिसे तुम चाहती थी, और ये सांप वो दूसरा बॉडीगार्ड है जिसने तुम्हारी मोहब्बत को डस लिया। मास्टर यूशे के समझाने के मुताबिक रोमा के ख्वाब में आने वाले चेहरे बदलने लगे। वो गुड्डे की जगह वसीम को और सांप की जगह ड्राइवर बॉडीगार्ड को देखने लगी। मास्टर यूशे की सोच ने कहा, खिलौने टूटते ही रहती हैं, उनकी जगह दूसरे बेहतर खिलौने खरीद ली जाती हैं। जो मोहब्बत का एक लफ्ज़ अदा किए बगैर मर जाए और इतना कमज़ोर हो कि तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके, उसके लिए अफसोस करने और उसके सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम उसके मुतल्लिक सोचो और उसे अपने सपने में देखो, जो गूंगा था और बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट था। सपने की स्क्रीन पर गूंगा चीतल नजर आया, जो दिलेर था और जिसने ड्राइवर बॉडीगार्ड को मार डाला। मास्टर यूशे की सोच ने कहा, वो गूंगा दिलेर ज़रूर है, मगर ऐसा स्मार्ट नहीं है कि तुम्हारे शाना बशाना खड़ा हो सके। उस गूंगे के मुतल्लिक सोचो जो इसके बाद एक अटैची उठाए तुम्हारे सामने आया था। मास्टर यूशे की सोच उसके सपने में आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी और सपना देखने के अंदाज को बदल रही थी। ख्वाब का ताल्लुक लाशऊर से होता है और लाशऊर दिमाग का एक तारीख हिस्सा है। चूंकि इसका ताल्लुक दिमाग से है और सोचने की कुव्वत से, इसीलिए टेलीपैथी जानने वाले सपनों की राह गुजर तक पहुंच जाती हैं। मास्टर यूशे ने मेरे मुतल्लिक तहरीक पैदा की तो वो सपने में मुझे भी उसी जगह देखने लगी। पिछले दिन वो उस जगह मेरे सामने ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकी, लेकिन सपना एक जगह ठहर गया और उसकी सोच मुझ पर आकर ठहर गई। मास्टर यूशे उसकी सोच में कह रहा था, हाँ, ये गूंगा वाकई हैंडसम है। ये मुझे इस तरह पहले क्यों नहीं नजर आया जिस तरह कि अब नजर आ रहा है। दरअसल मुझे वहां ठहरने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं इसे दिल भर कर नहीं देख सकी। हाँ, यही तो है जिसकी हल्की सी तस्वीर मैंने वसीम में देखी थी, लेकिन वसीम ऐसा मुकम्मल नहीं हो सका जैसा कि ये मुकम्मल आइडियल नजर आ रहा है। मैं कैसी नादान हूं कि इसे देखने के बावजूद भुला चुकी थी, मगर अब इसे नहीं भुलाऊंगी, इसे अपने ख्वाबों और ख्यालों में बसाऊंगी। कहते हैं कि लगन सच्ची हो तो ख्वाबों का शहजादा हकीकी जिंदगी में चलाता है। मैं अपनी लगन को आजमाऊंगी और देखूंगी कि यह सचमुच मेरी जिंदगी में आता है या नहीं। अब मुझे करवट बदलना चाहिए। नींद में करवट बदलते ही उसकी आंख खुल गई, सपने टूट गए और वह खुली आंखों से कमरे में चारों तरफ तकने लगी। मास्टर यूशे ने जरा देर के लिए बिल मुंडू के दिमाग में झांक कर देखा और पता चला कि वो मेरे साथ होटल इंटरकॉन के अहाते में पहुंच चुका है। ये मालूम करते ही वो फिर रोमा की तरफ पलट गया। फिर उसकी सोच में बीते हुए सपने की याद ताज़ा करने लगा। मैं ख्वाब में उस अटैची वाले गूंगे को क्यों देख रही थी? अंकल तो उसके दुश्मन हैं। क्या मैं अपने अंकल के दुश्मनों की तमन्ना कर सकती हूँ? अगर नहीं कर सकती तो फिर उसे सपने में क्यों देखा? रोमा अपने तौर पर सोचने लगी। सपने झूठे भी होते हैं, बस वो ख्वामखा ही सपने में चलाया। मास्टर यूशे ने उसकी सोच में कहा, अगर मैंने सपने में उसे ख्वामखा देखा है तो वो मेरे सामने कभी नहीं आएगा, और अगर मेरा सपना सच्चा है तो मैं अपनी लगन को आजमाऊंगी और देखूंगी कि वो मेरे सामने आता है या नहीं। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। वो चौंक कर उस तरफ यूं देखने लगी जैसे उसके सोचते ही वो दस्तक देने चलाया हो। फिर उसे अपनी अहमकाना सोच पर हंसी आ गई। वह सोचने लगी, मैं नींद की हालत में कैसी फजूल सी बातें सोचती जा रही हूँ। भला कभी ऐसा भी हुआ है कि जिसे सपने में देखो वो आंख खुलते ही सामने चलाए? उसने अपनी रिस्ट वॉच को देखा। 3:30 बज रहे थे, रात के पिछले पहर। उसके अंकल के सिवा कोई दूसरा उसके कमरे पर दस्तक देने की जुर्रत नहीं कर सकता था। वो बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास आई और उसे खोल दिया। खुले हुए दरवाजे पर बील मुंडू खड़ा हुआ था। उसके एक जानिब उसका बॉडीगार्ड था, लेकिन दूसरी जानिब देखते ही वो हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिसे अभी अभी वो सपने में देख चुकी थी वो खुली आंखों के सामने नजर आ रहा था। उसने अपने एक हाथ उठाकर अपने बाजू में चुटकी ली
پھر تکلیف سے سی کر کے رہ گئی۔ تکلیف کے احساس نے سمجھا دیا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہی، بلکہ وہ گونگا سچ مچ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ بیل منڈو نے روما کو حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے بیبی، تم اپنے بازو میں چٹکی کیوں بھر رہی ہو؟ انکل، ابھی میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ اتنی جلدی حقیقت بن گیا ہے کہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے، اسی لیے میں چٹکی لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کہیں میں ابھی تک خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ بیل منڈو نے ہنستے ہوئے پوچھا، یو سلی بیبی، تم نے خواب میں کیا دیکھا اور اب کیا دیکھ رہی ہو؟ ویسے مجھے یقین ہے کہ میری بیبی نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ نہیں انکل، آپ کو نہیں، میں نے اس گونگے کو دیکھا ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ آنکھ کھلتے ہی آپ اسے میرے سامنے لے آئے۔ بیل منڈو نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے روما سے پوچھا، اچھا تو تم میرے اس دوست کو دیکھ رہی تھی؟ دوست؟ روما نے حیرانی سے پوچھا، مگر آپ تو تمام گونگوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، پھر یہ میری بھول تھی، یہ میرا دشمن نہیں ہے۔ کیا تم ساری باتیں دروازے پر ہی کرو گی؟ میرے دوست کی خاطر مدارت نہیں کرو گی؟ روما نے جلدی سے کہا، ہاں کیوں نہیں، اندر آ جائیے۔ میں، بیل منڈو اور اس کے باڈی گارڈ کے ساتھ روما کے کمرے میں آ گیا۔ روما نے مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی میں نے دیکھا بیل منڈو کا باڈی گارڈ اپنی جیب سے نسوار کی ڈبیا نکال کر اور اس میں سے ایک چٹکی نسوار لے کر اپنی ناک کے نتھنوں میں رکھ رہا تھا۔ بعض لوگوں کو نسوار ناک میں لے کر سونگھنے کی عادت ہوتی ہے، چھینک نہ آئے تو خواہ مخواہ نسوار کے ذریعے چھینک چھینک کر پتہ نہیں دماغ سے کیسا غبار نکالتے رہتے ہیں۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میری توجہ اس کی نسوار کی ڈبیا پر کیوں مرکوز ہو گئی۔ پھر بیل منڈو نے ہی اشاروں سے مجھے متوجہ کیا۔ وہ گونگے اشاروں سے مجھے سمجھا رہا تھا، تم یہاں بیٹھو، میرا باڈی گارڈ کافی کا آرڈر دینے جا رہا ہے، ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ روما کے ساتھ کمرے سے باہر چلا گیا۔ باڈی گارڈ روما کے بیڈ کے پاس جا کر فون کے ذریعے کافی کا آرڈر دینے لگا۔ میں خاموش بیٹھا ہوا روما اور بیل منڈو کے درمیان ہونے والی باتیں سننے لگا۔ وہ دونوں اس کمرے سے ذرا دور کوریڈور میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ بیل منڈو سے سمجھا رہا تھا، بیبی، اس کمبخت گونگے سے میں نے مصلحتاً دوستی کی ہے۔ وہ نادیدہ شیطان جو ہمارے دماغوں میں ہلچل مچاتا رہتا ہے، اس کا خیال ہے کہ یہی فرہاد ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ یہ بڑی مشکلوں سے ہاتھ آیا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اپنی جسمانی قوت کو آزماؤں گا تو پھر یہ اپنی چالاکیوں سے نکل بھاگے گا۔ اس طرح ہماری پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ روما نے اپنے انکل کو تکتے ہوئے حیرانی سے پوچھا، انکل، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہا؟ اگر وہ فرہاد ہے تو کیسے نکل کر بھاگ سکتا ہے؟ وہ میرے کمرے میں ہے، آپ کمرے کو اندر سے بند کر کے اس کا حلیہ بگاڑ سکتی ہیں۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، اسے ایک چٹکی میں مسل سکتا ہوں، لیکن بیبی یہ ہوٹل ہے، یہاں ذرا سی بھی ہنگامے کی آواز ہوگی تو فوراً ہی قانون کے محافظ پہنچ جائیں گے۔ میں اس نادیدہ شیطان کے پنجے سے نکلنے کی خاطر قانون کے پنجے میں پھنس جاؤں گا۔ پھر اس نادیدہ شیطان نے وارننگ دی ہے کہ فرہاد کو اس طرح نقصان نہ پہنچایا جائے کہ وہ کسی کام کا نہ رہے۔ وہ شیطان اسے اپنے اعلیٰ کار بنانے کے لیے ایک طرح سے اس کا محافظ بھی بن رہا ہے۔ واہ، یہ کوئی بات ہوئی، روما نے غصے سے کہا۔ وہ ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا جا رہا ہے اور آپ اس کی پٹائی بھی نہیں کرتے۔ مجبوری ہے، وہ جیسا کہے گا ویسا ہی کرنا ہوگا، اسی میں ہماری نجات ہے۔ مگر نجات کب ہوگی؟ بس 2-4 روز کی بات ہے۔ وہ شیطان خود ہی فرہاد سے نمٹنے یہاں آ رہا ہے۔ کیا واقعی وہ کب آ رہا ہے؟ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کا خون پی لوں، بزدل کہیں کا۔ چھپ چھپ کر ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ بیبی، وہ اتنا نادان نہیں ہے کہ یہاں پہنچتے ہی تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ یہاں بھی وہ ہم سے چھپ کر رہے گا۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کس دن اور کس وقت یہاں پہنچے گا۔ روما مایوس ہو گئی۔ بیل منڈو نے اس کے شانے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ڈونٹ وری، اس شیطان کا شکار فرہاد ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہاں پہنچتے ہی ہمیں آزاد کر دے گا اور پھر کبھی ہمیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے پریشان نہیں کرے گا۔ اگر ایسا ہو جائے انکل تو میں خدا کا بھی شکر ادا کروں گی اور اس شیطان کا احسان بھی مانوں گی۔ لیکن پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہاں کب پہنچے گا؟ کیا آپ اس وقت تک فرہاد کو یہاں روک سکیں گے؟ مجھ سے زیادہ تم اسے روکنے میں کامیاب ہو سکتی ہو۔ میں؟ وہ کیسے؟ ایسے کہ تم اسے دوستی کرو، اس سے لگاوٹ کی باتیں کرو۔ وہ شیطان فرہاد کی بہت سی کمزوریوں سے واقف ہے۔ اس نے کہا ہے کہ صرف روما اسے یہاں روک کر رکھ سکتی ہے، لیکن میں کیسے روک سکتی ہوں؟ اس سوال کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں ماسٹر یوشے کی سوچ ابھری۔ بیبی، میں تمہاری رہنمائی کروں گا، اب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ روما نے اپنے انکل سے کہا، انکل، وہ پھر میرے دماغ میں بول رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اب مجھے اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ کیا میں جاؤں؟ ہاں بیٹی جاؤ، فی الحال تمہیں اسی کا حکم ماننا چاہیے، ہم دیکھیں گے کہ وہ کہاں تک اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا، میں اپنا وعدہ اسی وقت پورا کروں گا
जब रोमा उसे रोकने के सिलसिले में मेरे हर हुक्म की तामील करेगी। अब से ठीक 50 घंटे बाद तुम दोनों आज़ाद कर दिए जाओगे। रोमा ने भील मुंडू को बताया कि मास्टर यूशे उससे क्या कह रहा है। वो आज़ादी की खातिर उसके अहकाम की तामील के लिए जा रही है। ये कहकर वो मेरी तरफ आने लगी। उसी वक्त एक बेरा कॉफ़ी की ट्रे ले आया। रोमा अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो मास्टर यूशे ने उसे रोककर हदायत दी, सुनो, फरहाद के सामने हमेशा मुस्कुराती रहो। ऐसे मुस्कुराती रहो जैसे वो तुम्हारा आइडियल हो, जैसे वो तुम्हारे बरसों का ख्वाब हो और उन ख्वाबों की ताबीर बनकर सामने आ गया हो। मास्टर यूशे की इस हदायत के साथ ही उसे अपना ख्वाब याद आ गया। वो सचमुच उसके ख्वाब में एक आइडियल की तरह नजर आया था। वो चंद लम्हों के लिए उलझ गई। मैं दुश्मन भी था और उसके सपनों का शहजादा भी। बहरहाल मैं जो कुछ भी था उसे हर हाल में मुस्कुराना पड़ता, लिहाजा वो मुस्कुराती हुई कमरे में दाखिल हो गई। वो सामने आई तो मैं भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। वो मेरे सामने एक कुर्सी पर बैठकर मेरे लिए कॉफ़ी बनाने लगी। मास्टर यूशे ने पूछा, फरहाद के अलावा कमरे में और कौन है? रोमा ने सोच के जरिए जवाब दिया कि उसके अंकल का एक बॉडीगार्ड है। सोच की दुनिया में बॉडीगार्ड का जिक्र हुआ तो फिर मुझे वो नस्वार की डिब्बिया याद आ गई। अचानक मेरे जहन में एक रोशनी सी उभरी। एक बहुत ही उम्दा सी तदबीर का हल्का सा खाका जहन में आया। मेरे दिमाग ने मुझे समझा दिया कि वो नस्वार की डिब्बिया मेरे किसी काम आ सकती है। उस वक्त मास्टर यूशे रोमा से कह रहा था, इससे बॉडीगार्ड को बाहर जाने के लिए कहो और अपने कमरे को अंदर से बंद कर लो। रोमा ने बॉडीगार्ड की तरफ मुंह फेर कर कहा, तुम अब जाकर आराम करो, मुझे ज़रूरत होगी तो तुम्हें बुला लूंगी। वो उसका हुक्म सुनकर जाने लगा तो मैंने हाथ बढ़ाकर रोमा को अपनी तरफ मुखातिब किया और इशारे से उसे समझाया कि मुझे नस्वार चाहिए। रोमा ने बॉडीगार्ड को रोककर उसे नस्वार की डिब्बिया तलब की। फिर उससे वो डिब्बिया लेकर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने वो डिब्बिया लेकर उसे उलट पलट कर देखा, फिर अपनी जेब में रख लिया। रोमा ने पूछा, क्या इसे इस्तेमाल नहीं करोगे? मैंने इशारों में जवाब दिया, मैं सोने से पहले इसे थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा, फिर सुबह उठने के बाद ये मेरे काम आएगी। इस डिब्बिया को मेरी जेब में रहने दो। मैंने अपनी जेब को थपथपा कर बताया कि डिब्बिया वहाँ रहेगी। रोमा ने बॉडीगार्ड को जाने का इशारा किया तो वो चुपचाप चला गया। नस्वार की डिब्बिया के लेन देन के सिलसिले में वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसे रोमा की आंखें देख रही थीं और उसका दिमाग मास्टर यूशे को तमाम सिचुएशन से आगाह कर रहा था। उसने रोमा से कहा, ठीक है, फरहाद की हर ख्वाहिश पूरी करो। आज ये मालूम हो गया कि वो नस्वार पसंद करता है। मैं इसकी तमाम आदत से वाकिफ़ होना चाहता हूँ। बेबी, तुम्हारी सोच बता रही है कि तुम अभी तक अपनी जगह बैठी हुई हो। वहाँ से उठकर दरवाजे को अंदर से बंद नहीं किया। कैरी ऑन माई ऑर्डर। वो फौरन ही उठ गई और आगे बढ़कर दरवाजे को बंद कर दिया। जब वो दरवाजे के पास से पलटने लगी तो मास्टर यूशे ने उससे पूछा, बेबी, अपने लिबास के मुतालिक बताओ, इस वक्त तो तुमने क्या पहन रखा है? उसने सोच के जरिए बताया, मैंने रेशम की नाइटी पहनी हुई है। सिर्फ नाइटी? रोमा ने झुंझला कर कहा, ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। मैं अपने मतलब की ही बात कर रहा हूँ। ये मेरा हुक्म है कि अपने बाथरूम में जाओ और जब वहां से निकलो तो तुम्हारे बदन पर सिर्फ नाइटी रहे। इस दीवाने को बताओ कि हुरैरी पर्दों से बदन की चांदनी कैसे चटकती है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम बहुत ही कमीने शैतान हो। शैतान कमीना ही होता है बेबी, वो जो कुछ भी कर गुजरे कम है। मैं 3 तक गिन रहा हूँ। 3 के बाद तुम अपने अंकल के कमरे में जाकर उसे देखना। वो पागलों की तरह चीखता मिलेगा, फरहाद अभी हमारी मुट्ठी में है। मैं तुम लोगों की जरा सी भी हुक्म अदूली पसंद नहीं करूंगा। 1, 2, मैं बाथरूम में जा रही हूँ। वो घबराकर जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जब बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया तो मैं मुस्कुराकर कॉफ़ी की चुस्कियां लेने लगा। मास्टर यूशे सोच के जरिए उसे समझा रहा था कि उसे किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने अछूते बदन की नुमाइश करनी है और किस तरह अपनी जवानी का चारा डालकर एक जानवर को उसी जगह खूंटी से बांध कर रखना है। रोमा उसे इल्तिजाएं कर रही थी कि वो मुझे फांसने के लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार करे और मास्टर यूशे उसे समझा रहा था, बेबी, मैं फरहाद को तुमसे ज़्यादा समझता हूँ। तुम लोग मुझे शैतान कहते हो और मैं कहता हूँ वो मुझसे बड़ा शैतान है। इस वक्त मैं उसे वहाँ रोकने के लिए वो तमाम हरबे इस्तेमाल करूँगा जो उसके पाँव में जंजीर डाल सकती हैं और मेरा तजुर्बा कहता है कि तुम सबसे खूबसूरत जंजीर हो। रोमा ने आजिज़ी से कहा, मैं अपनी मर्जी के खिलाफ खुद को उसके सामने कैसे पेश करूँगी? ये दुरुस्त है कि वो बड़े ही अजीब अंदाज में पहले ख्वाब में आया, फिर मेरे कमरे में आया। ये सोचकर उसकी ज़ात से एक अजीब सी दिलचस्पी पैदा हो जाती है। मैं ज़हनी तौर पर उसकी तरफ झुक रही हूँ, मगर म्यार भी तो कोई चीज़ है। मैंने बचपन से यही देखा है कि ये एशियाई लोग हमसे कमतर होते हैं। अंकल भी ऐसे लोगों को सिर्फ मुलाजिम बनाकर खुश होती हैं। फिर मैं अपनी सतह से गिरकर खुद को इसके सामने कैसे गिरा दूँ? ये सच है कि वो तुम्हारा सरफिरा अंकल ऐसे लोगों को गुलाम बनाकर खुश होता है,
مگر یہ نہ بھولو کہ تم دونوں میرے غلام ہو۔ اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کبھی اپنی جان کی قربانی دینا پڑتی ہے اور کبھی اپنی سطح سے گر کر اپنے بدن کے سرمائے کو بھی لوٹانا پڑتا ہے۔ لہٰذا فوراً فیصلہ کرو کہ آزادی چاہتی ہو یا دائمی غلامی۔ میں بار بار نہیں سمجھاؤں گا، وقت کم ہے اور وہ کمرے میں تنہا بیٹھا بور ہو رہا ہوگا۔ جاؤ، اس کی تفریح اور اس کی دلچسپیوں کا خاص خیال رکھو، یہی نجات کا راستہ ہے۔ میں روما جیسی نوخیز کلی کو دیکھ کر بڑے موڈ میں تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو رہی تھی۔ اسے خواہاں کا یہ غرور تھا کہ وہ اور اس کی قوم ہم سے برتر ہے۔ میں اس وقت اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کے سارے غرور کو خاک میں ملا سکتا تھا۔ میرے سامنے ایک لفافے کی طرح کھل جانے کے بعد وہ ایک عام بازاری عورت کی سطح پر آ جاتی۔ اپنی راضی خوشی سے آنا اور بات ہے، بازار میں آنے والیاں یا تو دولت کے حصول کے لیے آتی ہیں یا کسی مجبوری سے آتی ہیں یا پھر اپنے کسی خاص مقصد کے تحت۔ روما بھی اپنے ایک خاص مقصد کے تحت میرے پاس آنے والی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ وہ ایک شیطان سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی، یعنی میرے پاس آنے میں اس کی ایک غرض تھی، محبت اور خوشی نہیں۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو وہ ایک عام بازاری عورت کی سطح پر میری طرف آ رہی تھی۔ دروازہ کھل گیا۔ وہ ریشم کی نائٹی پہنے باتھ روم کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ احساسات کے ہجوم میں سمجھا جائے تو ایک کچے پھل کی دھیمی دھیمی سی خوشبو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک کچے پھل کی طرح تھی جو پکنے پر آ رہی تھی۔ پھل پکنے کے بعد شاخ سے ٹوٹ کر گرتا ہے اور وہ پکنے سے پہلے ہی اپنی بلندی سے ٹوٹ کر آ رہی تھی۔ وہ جبراً مسکرا رہی تھی۔ اپنی خوشی ہو یا جبری کوشش ہو، ان سب کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ ماسٹر یوشے نے اس کے دماغ کو پڑھتے ہوئے کہا، تم جبراً کیوں مسکرا رہی ہو؟ کیا تم یہ بھول جاتی ہو کہ میں تمہارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہوں اور تمہارے دل و دماغ کی ایک ایک بات کو پڑھ سکتا ہوں؟ اچھی طرح سن لو، اگر فرحات کو لبھانے اور اسے روکنے کے سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو میں تمہیں اور تمہارے انکل کو زندہ رہنے پر مجبور کروں گا اور ہر لمحہ مارتا جاؤں گا۔ روما نے سوچ کے ذریعے کہا، نہیں، اب مجھ سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہارے یہاں آنے تک میں اس شیطان کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گی۔ اگر میری قربانی میرے انکل کے کام آ سکتی ہے تو میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ ایسی مجبوری کے تحت دی جانے والی قربانی میں قبول نہیں کروں گا۔ وہ جب تک اپنے سامنے والے کو برتر نہیں سمجھے گی، ایک مرد بھی اپنی فطرت کے خلاف اس کے سامنے کمتر بن کر نہیں جھکے گا۔ دونوں ہاتھوں سے تالی بجے تو وہ قدرے سریلی ہوتی ہے، ورنہ بے سری۔ اب وہ سنبھل گئی اور بڑے ہی قاتلانہ انداز میں مسکراتی ہوئی پھولوں بھری شاخ کی طرح لچکتی ہوئی میرے قریب آ رہی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور کافی کی خالی پیالی کو میز پر رکھ رہا تھا۔ وہ میرے سامنے فرش پر دو زانوں بیٹھ کر اشاروں سے پوچھنے لگی، اور پیو گے؟ کرسی کے ہتھے پر میرا ہاتھ تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ میری طرف اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ کھلے ہوئے گریبان کے پیچھے میری نظریں دور تک پہنچنے لگیں۔ میں نے ایک احمق کی طرح اس کے گریبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گونگی زبان میں کہا، اسے درست کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ حیرانی سے میرا منہ تکنے لگی۔ جو کچھ میں نے اسے کہا تھا اس کا رد عمل اس کی آنکھوں اور اس کے دماغ تک ہوا۔ ماسٹر یوشے نے بھی حیرانی سے کہا، تعجب ہے، یہ تو بہت ہی پارسا بن رہا ہے۔ روما کی سوچ نے کہا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہ میری طرف مائل نہیں ہو رہا۔ بکواس مت کرو۔ ماسٹر یوشے کی جھلاہٹ سنائی دی۔ کیا تمہیں اپنی توہین کا احساس نہیں ہو رہا کہ تمہارے وجود کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی کشش اور جاذبیت نہیں؟ تم کہیں سے ٹوٹی پھوٹی ہو، کہیں سے بگڑی ہوئی ہو۔ کچھ اس طرح کے سامنے والا تم پر ایک نظر ڈالے اور حقارت سے تمہیں پیچھے ہٹنے کے لیے کہے، میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ بھی جھنجلا کر سوچ کے ذریعے گفتگو کی بجائے بڑبڑانے لگی، میں اتنی حسین اور سمارٹ ہوں کہ دیکھنے والے مجھے دیکھتے رہ جاتی ہیں۔ یہ گونگا کیا جانے کہ حسن کا معیار کیا ہوتا ہے اور کس طرح صنف نازک کی قدر کی جاتی ہے۔ ماسٹر یوشے نے سخت لہجے میں کہا، زیادہ باتیں نہ کرو، وقت کی اہمیت کو سمجھو۔ اگر تم ایک چمکتا ہوا سکہ ہو تو فرہاد جھک کر تمہیں فرش پر سے اٹھا لے گا۔ اپنی چمک کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرو۔ شیطان کی ایک کنیز کو شیطان کے حکم پر عمل کرنا پڑا۔ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ پھر میری جانب دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے اپنے گریبان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ میں نے اسے اشاروں میں سمجھایا، میں عورتوں سے نہیں ڈرتا، مگر میں تمہیں عورت نہیں سمجھتا۔ میں نے اپنی زندگی میں تم سے بھی زیادہ حسین لڑکیاں دیکھی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سا وقت گزارا ہے۔ اس کے اجلے شفاف چہرے پر ایک سایہ سا رینگنے لگا۔ وہ اس توہین کے احساس سے ذرا مرجھا گئی کہ وہ مقابلتاً دوسری عورتوں سے کمتر ہے۔ میرا یہ انداز اس کے دل میں نشتر کی طرح اتر گیا۔ اس کی عجیب حالت تھی، ایک ہی وقت میں غصہ بھی آ رہا تھا، اسی وقت یہ بھی لازمی ہو گیا تھا کہ وہ اپنی اہمیت کا مجھے احساس دلائے۔
وہ सोच ही सोच में मुझे गालियां दे रही थी और ये तरीका भी सोच रही थी कि किस तरह वो मुझे अपनी तरफ झुका सकती है, और जब मैं मजबूर हो जाऊंगा और जब मेरे झुकने का वक्त आएगा तो वो हकारत का इजहार करते हुए मुझसे कतरा जाएगी। मास्टर यूशे उसकी हौसला अफजाई कर रहा था। हाँ शाबाश, तुम्हें इसी अंदाज में सोचना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ कि आज ही तन्हाई का यह ड्रामा अपने इख्तिताम को ना पहुंचे। इसे दूसरे और तीसरे दिन तक ललचाते रहने के लिए या इसे घायल करते रहने के लिए तुम्हें अपने अंदर शबाबी बारूद का जखीरा बचा कर रखना चाहिए। रोमा हालात के तहत कुछ और बेबाक हो गई। वो अपनी जगह से उठकर किसी काम के बहाने कभी बेड की तरफ, कभी शीशे की गैलरी की तरफ जाने लगी। इस दौरान चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो मुकाबले हुस्न में कामयाब होने के लिए खुद को हर जाविये से पोज कर रही हो। मैं उसकी जानिब नहीं देख रहा था, सिर्फ इसकी सोच के जरिए इसकी अदाओं को पढ़ रहा था। फिर मैंने लापरवाही का इजहार करने के लिए एक सिगरेट निकालकर सुलगा लिया और कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर उसके गहरे कश लेने लगा। वो गुस्से से पेचोताप खाने लगी, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा सिगरेट के धुएं से दिलचस्पी थी जो फिजा में चमक रहा था और बल खा रहा था और निगाहों के सामने नाजुक बदन की तरह लहरा लहरा कर मुंतशिर हो रहा था और फिजा की आगोश में गुम हो रहा था। रोमा की झुंझलाहट को मास्टर यूशे समझ रहा था और खुद भी परेशान था कि मैं इतनी हसीन लड़की में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा। साथ ही वो इस बात का इतराफ़ कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का आदी हूँ। दुश्मनों के दरमियान रहकर इस दुनिया की तमाम दिलचस्पियों से खाली हो जाता हूँ। रोमा और मास्टर यूशे की झुंझलाहट और नाकामी से महफूज होते रहने के बाद मैंने अपने सर पर हाथ फेरते हुए गूंगी जुबान में पूछा, वो मुंडे हुए सर वाला आदमी कहाँ है? मैं कब तक यहाँ बैठा रहूँगा? तुम बहुत वाहियात लड़की हो, तुम जाओ और उसे यहाँ भेज दो। वो गुस्से की शिद्दत से मुट्ठियां भींचकर मेरी तरफ यूं बढ़ी जैसे अपने नाजुक घूंसों से मुझे मार डालेगी। रुक जाओ, मास्टर यूशे ने उसे हुक्म दिया, मगर उस वक्त उसे अपनी तौहीन का एहसास इस शिद्दत से हो रहा था कि वो मास्टर यूशे की शैतानियत को भी भूल गई। वह रुकने की बजाय सीधी मेरे पास आई और मुझे मारने के लिए मुझ पर आ पड़ी। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। वो गुस्से से चीखती और चिल्लाती हुई अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैंने अपनी जगह से उठकर इसे दोनों बाजू में जकड़ लिया ताकि वो चिल्ला ना सके। वो गुस्से से पागल हो रही थी और खुद को छुड़ाने के लिए इधर उधर मचलना चाहती थी, लेकिन हल्का बहुत तंग था। मैं हैरान था कि मास्टर यूशे उसे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहा। उसका दिमाग उस शैतान के कंट्रोल में था और वो शदीद गुस्से की हालत में सोच रही थी कि मुझे इस गूंगे के मुंह पर थूक देना चाहिए। वो अपनी सोच पर अमल ना कर सकी। वो जरा तिलमिलाई, फिर उसकी जिद्दोजहद सुस्त पड़ने लगी। वो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। ख्यालों की दुनिया में बारहा वो ऐसे ख्याली आइडियल को देख चुकी थी जो उस पर इस अंदाज से हावी होता था। वो ख्वाबो ख्याल से निकलकर हकीकत में ये सब कुछ देख रही थी और हकीकतन उस पर यह सब कुछ बीत रहा था। लिहाजा बदली हुई सिचुएशन को समझने के लिए उसने खुद को ढीला छोड़ दिया। इतनी देर में जज्बात उस पर हावी होने लगे। मास्टर यूशे वाकई शैतान था। वो ऐसे ही मौके के इंतजार में खामोशी से तमाशा देख रहा था। जब रोमा की जहनी रोज जरा सी बहकने पर आमादा हुई तो वो सोच के जरिए उसे और शह देने लगा। वो उसकी सोच में कह रहा था, मैं ख्वामखा क्यों जिद कर रही हूँ, जबकि इसे ख्वाबों में देखा और आंख खुलते ही निगाहों के सामने मैं फोम के मुलायम बिस्तर पर सोती रही, मगर सीने में ऐसा बोझ नहीं पड़ा जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हुए भी बर्दाश्त करने को जी चाहता है। आज मुझे पता चला कि मैं क्या चाहती थी। मैं जिद्दी लड़की हूँ, किसी की महकूम बनकर नहीं रहना चाहती, मगर अब मालूम हो रहा है कि महकूम बनने और मजलूम बनकर किसी अपने का जुल्म सहने से ऐसी मुसर्रतों से आगाही होती है जिनके मुतल्लिक पहले सिर्फ सुना था, मगर इन मुसर्रतों की हकीकत और अहमियत सुनने से समझ में नहीं आती। ज़ाती तौर पर इन संगीन तजुर्बात से गुजरने के बाद वो खुशियाँ मिलती हैं जिन्हें अब मैं समझ रही हूँ। मास्टर यूशे उसे समझा रहा था। समझने के दौरान रोमा के जहन में ऐसा सुरूर छा रहा था जो उसके लिए अनजाना था, मगर जिसे अब वो जान गई थी। उसी वक्त दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। इस दस्तक ने रोमा को मदहोश कुन ख्यालात से चौंका दिया। वो जानी अनजानी मुसर्रतों की दुनिया से पलटकर मेरा मुंह तकने लगी। वो चंद लम्हों तक सोचती रही कि वो अब तक कहाँ थी और किस हाल में थी। फिर उसने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, छोड़ दो मुझे। वो अपने चेहरे से बेजारी जाहिर कर रही थी, मगर लहजे में इल्तिजा थी। मैं ये बात अच्छी तरह समझ रहा था कि वो इसी तरह मेरी गिरफ्त में रही तो ज़रा सी देर में पिघल जाएगी, क्योंकि मास्टर यूशे भी उसके जहन को मेरी तरफ माइल कर रहा था। लेकिन मैं इसे इस तरह पिघलाना नहीं चाहता था। औरत और मर्द के जज्बात एक संगम पर आकर कौन सा रुख इख्तियार करती हैं, इन तमाम जज्बों को मैं इसे किस्तों में समझाना चाहता था। लिहाजा मैंने उसे सोचने के लिए छोड़ दिया। वो मुझसे अलग तो हो गई,
मगर चंद लम्हों तक सर झुकाए अधूरे जज्बों से हौले हौले लरसती रही। ऐसे वक्त वो किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। थोड़ी देर के लिए आसपास की दुनिया को भूल गई। उसी वक्त एक बार फिर दस्तक हुई और वो उस हकीकी दुनिया में वापस आ गई। फिर बिल मुंडू की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। वो दस्तक देते हुए उसे मुखातिब कर रहा था। बेबी, क्या हो गया है? मैंने तुम्हारे चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी है, दरवाज़ा खोलो। ऐसे वक्त मैंने मास्टर यूशे की सोच पड़ी। वो झुंझलाकर बिल मुंडू के मुतल्लिक सोच रहा था, ये कमबख्त रंग में भंग डालने क्यों आ गया? इसे फौरन ही हुक्म देना चाहिए कि ये वापस चला जाए। उस शैतान की सोच रोमा के दिमाग से निकलकर बिल मुंडू की तरफ हुई ताकि वो उसे वापस जाने को हुक्म दे। इतनी देर में रोमा अपने अंकल की आवाज़ सुनकर होश में आ गई थी और ये समझ रही थी कि अब तक मैं उसे बहका रहा था। मैंने उसे तैश दिलाकर उसे अपनी आगोश में आने पर मजबूर कर दिया था, वरना वो मेरे करीब कभी नहीं आती। वह मुझसे दूर भागने के लिए दरवाजे की तरफ गई ताकि बिल मुंडू के लिए दरवाज़ा खोल दे। उधर मास्टर यूशे बिल मुंडू को समझा रहा था कि उसकी भतीजे के लिए कोई खतरा नहीं। वो अपनी नादानी से चीख रही थी, उसे वापस चला जाना चाहिए। बिल मुंडू उसके हुक्म से इनकार नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि रोमा अब नहीं चीख रही, इसलिए वो बखैरियत होगी। वो वापस जाने के लिए पलट रहा था कि इतने में रोमा ने दरवाज़ा खोल दिया। वो घबराई हुई थी, उसके चेहरे से परेशानियां यहाँ थी। उसके कुछ कहने से पहले ही बिल मुंडू समझ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है और वो शैतान उसे झूठी तसल्लियां दे रहा था। मास्टर यूशे उस वक्त खासा उलझ गया। बिल मुंडू को समझाने के लिए उसके दिमाग तक पहुंचता तो रोमा बिदक जाती। अगर रोमा को कंट्रोल करना चाहता तो बिल मुंडू बेलगाम हो जाता। वो दोनों के दिमाग में बैक वक्त उसी वक्त झांक सकता था, बशर्ते कि वो दोनों एक दूसरे के सामने हों। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, एक के दिमाग में झांकता हूँ और उसकी सोच के जरिए दूसरे की हरकतों को समझता रहता हूँ और दूसरों को कंट्रोल करने के लिए बारी बारी अपने दिमाग से दूसरे दिमाग तक छलांगे लगाता रहता हूँ। मास्टर यूशे ने भी दोनों को बैक वक्त कंट्रोल करने के लिए बिल मुंडू से कहा, ये होटल है, शोर ना मचाओ, कमरे में जाओ। बिल मुंडू कमरे के अंदर आ गया। रोमा ने उससे कहा, अंकल, मैं इस गूंगे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने मेरी तौहीन की है, कहता है कि मैं वाहियात लड़की हूँ। आपके होते हुए आज तक किसी ने ऐसा कहने की जुर्रत नहीं की। ये सुनते ही बिल मुंडू गुस्से से मुझे देखने लगा। मास्टर यूशे ने उसे समझाया, अपना रवैया फौरन बदलो, तुम इसे दोस्त बनाकर लाए हो। अगर वो तुमसे बदजन होकर हाथ से निकल गया तो मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। बिल मुंडू ने मुट्ठियां भींच कर कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने वादा किया था कि रोमा के दिल को किसी तरह का सदमा नहीं पहुंचेगा। अब ये रो रही है। मैं नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बेबी के आंसू नहीं देख सकता। मास्टर यूशे ने पूछा, क्या तुम मुझसे निजात हासिल करना नहीं चाहते? अगर चाहते हो तो रोमा को समझाओ कि वो मसलहतन जरा सी तौहीन बर्दाश्त कर ले। देखो, मैं वादा करता हूँ कि वहां पहुंचते ही तुम दोनों को आज़ाद कर दूंगा। बिल मुंडू ने घूमकर अपनी हसीन भतीजी को देखा। उसकी आंखों में आंसू नजर आए तो वो फिर भड़क उठा। उसने सोच के जरिए कहा, सुनो शैतान के बच्चे, इस वक्त रात का सन्नाटा है। आसपास के कमरों में तमाम लोग सो रही हैं। मैं इस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके फरहाद को चुटकी बजाते ही ठिकाने लगा सकता हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मिनटों में इसकी ज़ुबान खुलवा दूंगा। तुम्हारे कहने के मुताबिक उसकी आंखों पर आईलाइंस का पर्दा है, मैं इस पर्दे को भी उठा दूंगा। इसके बाद तुम बड़ी आसानी से इस कमबख्त को कंट्रोल कर लोगे। हमें भी आए दिन की परेशानियों से निजात मिल जाएगी। मास्टर यूशे ने पूछा, अगर वो किसी तरह हाथ से निकल जाए तो फिर क्या होगा? क्या तुम इस बात का अंदाज़ा कर सकते हो कि मैं तुम्हारी नाकामी की कितनी इबरतनाक सज़ा दे सकता हूँ? मुझे अंदाज़ा है, मैंने तमाम हालात पर गौर कर लिया है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ ज़्यादा हंगामा नहीं होगा। मैं पहले ही हमले में इसे बेबस कर दूंगा। अगर तुम बज़िद हो तो मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करो और उसे फ़ौरन बेनकाब करो। बिल मुंडू जैसे ही दरवाज़ा बंद करने के लिए दूसरी तरफ गया, मैंने आगे बढ़कर एकदम से रोमा को गिरफ्त में लिया। फिर जेब से एक चाकू निकालकर उसे एक खटाके से खोलते हुए उसकी चमकीली धार उस नाजुक सी लड़की की गर्दन पर रख दी। बिल मुंडू दरवाज़ा बंद करके पलटा तो ठिठक कर रह गया। मास्टर यूशे उसकी सोच से समझ रहा था कि अचानक ही सिचुएशन कैसे बदल गई। उसने झुंझला कर कहा, क्यों बिल मुंडू, अब अकल आई? क्या अब अपनी रोमा को चाकू की धार से बचा सकती हो? तुम अपनी कामयाबी के नशे में यह भूल गए थे कि मुझसे सोच के जरिए गुफ्तगू करते वक्त वो तुम्हारे चेहरे के उतार चढ़ाव से बहुत कुछ समझ रहा होगा और तुम दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटने लगे तो वो खतरे को भांप गया होगा। वो कोई नादान बच्चा तो नहीं है कि तुम्हारी हरकतों को ना समझ सके। गधे के बच्चे, अब तुम उसे कैसे बेनकाब करोगे? बिल मुंडू उलझ कर रह गया। वो एक कदम भी आगे बढ़ाता तो उसकी सबसे अजीज हस्ती की गर्दन तन से जुदा हो जाती। रोमा का चेहरा जर्द पड़ गया, दीदे फैल गए थे और वो सहमी हुई नज़रों से अपने अंकल को समझा रही थी कि किसी तरह मुझे बचाओ।
اپنی بھتیجی کی سلامتی کے لیے وہ گہری پستیوں میں گر سکتا تھا۔ یکایک اس نے اپنا رویہ بدل دیا۔ گونگے اشارے میں مجھے سمجھانے لگا، میں تمہارا دوست ہوں، میں نے کسی برے ارادے سے دروازہ بند نہیں کیا ہے، تم میرے دوست بن کر اس لڑکی سے دشمنی نہ کرو، اسے چھوڑ دو۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، پھر اس سے گونگے اشاروں میں بات کرنے کے لیے ایک ہاتھ سے کام لینے لگا۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاقو کی دھار بدستور روما کی گردن پر تھی۔ پھر میں نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے سمجھایا، میرے پاس دماغ ہے، میں تمہاری چالوں کو سمجھتا ہوں، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اگر اس لڑکی کی سلامتی چاہتے ہو تو اس ہوٹل سے کہیں دور چلو۔ وہ خوش ہو کر تیزی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، ہم ابھی اس ہوٹل سے باہر جائیں گے۔ میں نے روما پر انگلی رکھتے ہوئے بتایا، یہ لڑکی بھی ہمارے ساتھ جائے گی، پہلے تم یہاں سے باہر جاؤ گے اور اپنی کار میں بیٹھو گے، 5 منٹ کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ وہاں آؤں گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اگر تمہارے علاوہ کوئی دوسرا ہمارے آس پاس ہوا تو تم اسے زندہ نہیں پاؤ گے۔ اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کوئی نہیں ہوگا، ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، میں ابھی جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ میں چند سیکنڈ تک روما کے ساتھ اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اسے چاقو کی نوک پر رکھ کر اس کے ساتھ دروازے تک آیا، دروازے کو اندر سے بند کیا اور اسے گونگی زبان میں سمجھانے لگا، اگر زندگی چاہتی ہو تو اپنے منہ سے ایک آواز نہ نکالنا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں شور نہیں مچاؤں گی، مجھے انکل کے پاس لے چلو۔ میں نے اپنی جیکٹ اتار کر اپنے دائیں ہاتھ پر ڈالی، اس طرح چاقو چھپ گیا۔ میں نے اسے سمجھایا، کمرے سے باہر نکلتے ہی تم میرے شانہ بشانہ چلو، میرا دائیں ہاتھ تمہاری کمر پر ہوگا، ہم اس طرح چلیں گے جیسے دو محبت کے متوالے چلنے کے دوران بھی ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے۔ میں عملی طور پر اسے اپنے دائیں بازو میں لے کر اور چاقو کی نوک اس کے پہلو میں رکھ کر سمجھا رہا تھا۔ جب وہ اچھی طرح سمجھ گئی تو 5 منٹ کے بعد میں نے دروازے کو کھولا۔ کمرے کے باہر آ کر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کوریڈور سنسان پڑا ہوا تھا، صرف میں تھا اور وہ میرے پہلو میں تھی۔ پھر وہ اسی طرح مجھ سے لگی چلنے لگی۔ ماسٹر یوشے روما کے ذریعے میری حرکتوں کو سمجھ رہا تھا اور ہوٹل کے باہر کھڑے ہوئے بیل منڈو کو سمجھا رہا تھا کہ میں کتنی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ہوٹل کے باہر آ رہا ہوں، لہٰذا اسے میری ہدایت کے مطابق کار کے اندر جا کر بیٹھ جانا چاہیے۔ میں روما کو ساتھ لے کر ایک لفٹ میں آ گیا اور گراؤنڈ فلور کی طرف جانے لگا۔ لفٹ کے اندر تنہائی تھی، اس تنہائی میں وہ سر اٹھا کر میرے چہرے کو تک رہی تھی۔ اس کا سپنا ٹوٹنے کے بعد جب سے میں اس کے سامنے آیا تھا، اس وقت سے وہ مجھے دشمن بھی سمجھ رہی تھی اور بار بار حالات سے مجبور ہو کر میری قربت سے بے چینی بھی محسوس کر رہی تھی۔ کبھی یہ خیال بھی ستاتا کہ میں نے اس کی توہین کی ہے۔ پہلا تاثر کبھی بھلایا نہیں جاتا، 1000 اختلافات کے باوجود یاد رہتا ہے۔ میں جذبات کی پہلی قسط پیش کرنے کے بعد اس سے بے نیاز ہو گیا تاکہ وہ اپنے طور پر سوچتی رہے اور جذبوں کے ہجوم میں الجھتی رہے۔ لفٹ سے نکلنے کے بعد ہم لابی میں آ گئے۔ ہم وہاں سے گزرتے ہوئے پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے۔ بیل منڈو اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اس کی سب سے عزیز ترین ہستی میرے قبضے میں تھی اور وہ اس کی سلامتی کے لیے کتنی ہی الٹی سیدھی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ ماسٹر یوشے اس کے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا، صبر کرو اور موقع کی طاق میں رہو۔ فرحاد نے صرف اپنی حفاظت کی خاطر روما پر قبضہ جما رکھا ہے، اس کی چالاکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ شاید وہ ہوٹل میں کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ تمہیں ہوٹل سے دور لے جا رہا ہے۔ وہ کسی ویران علاقے میں پہنچ کر یقیناً تم سے مقابلہ کرے گا یا پھر تمہیں کسی طرح اپنا پابند بنا کر تم سے دور نکل جانے کی کوشش کرے گا۔ ماسٹر یوشے اس سے کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت میں روما کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر اسٹیئرنگ سیٹ سے اترنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے ہاتھ سے جیکٹ اٹھا کر چاقو کی طرف اشارہ کیا جس کی نوک روما کی پسلی سے لگی ہوئی تھی۔ روما کو اس حال میں دیکھ کر وہ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ اسے دھمکی دینے کے بعد میں روما کو لے کر پچھلی سیٹ پر آ گیا، پھر اسے اشارے سے کار آگے بڑھانے کے لیے کہا۔ کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی، ہوٹل کے احاطے سے نکل کر سنسان سڑک پر دوڑنے لگی۔ وہ جو میرے سامنے بیٹھا ڈرائیو کر رہا تھا اب تک یہی ثابت کرتا آیا تھا کہ وہ ایک ناقابل شکست انسان ہے۔ انسانوں کے جنگل میں ایک خونخوار چیتا ہے جس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے شہزور تھر تھرا جاتے ہیں۔ وہ ایک معمولی زر خرید غلام کی طرح میرے حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اتنا مجبور تھا کہ اس نے اپنی بھتیجی کو میرے پہلو میں چھوڑ دیا۔ ایسا نہ کرتا تو اس کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ وہ اندر ہی اندر غصے سے کھول رہا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران عقب نما آئینے میں مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے اور زیادہ بھڑکانے کے لیے میں روما پر جھک گیا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ بہک گئے۔
اس نے فوراً ہی بریک لگا کر گاڑی روک دی، پھر جھلا کر میری طرف پلٹنا چاہا، مگر ماسٹر یوشے کی گراتی ہوئی سوچ نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے دماغ کو ایک جھٹکا پہنچا، وہ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ وہ اپنے سر کو تھامے بڑی بے بسی سے سوچ رہا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ایک شیطان جب چاہتا ہے دماغ میں گھس کر پریشان کرتا رہتا ہے، دوسرا شیطان اس وقت حاکم بنا ہوا ہے، میرے سر پر سوار ہے۔ میں ان دونوں سے کیسے نجات حاصل کروں؟ ماسٹر یوشے نے کہا، تم اپنی حماقتوں سے نئی نئی مصیبتوں کو دعوت دیتے ہو۔ میں ایک بار نہیں 1000 بار تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ اپنی جسمانی طاقت پر غرور نہ کرو۔ ایک بہت ہی چالاک دشمن سے تمہارا سابقہ پڑا ہے، لیکن میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی روما کے کمرے میں وہ تنہا تھا، تمہیں پورا یقین تھا کہ تم اسے زیر کر لوگے، مگر کہاں گیا تمہارا یقین؟ بے وقوف گدھے، الو کے پٹھے، تمہاری حماقتوں سے اب وہ نکلا جا رہا ہے۔ تم دوبارہ اسے کس طرح ڈھونڈ کر نکال سکو گے؟ بیل منڈو نے سوچ کے ذریعے کہا، میں فرحات کے بچے کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ تم میرے لیے کچھ کرو، صرف ایک بار روما کسی طرح اس کی گرفت سے نکل کر میرے پاس آ جائے، تو میں اسے بچ کر جانے نہیں دوں گا۔ ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا، جب تک فرحات بے نقاب نہیں ہوگا اس وقت تک میں تمہاری روما کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ ویسے میں بھی موقع کی طاق میں ہوں، اگر کچھ کر سکا تو اسے تم سے دور بھاگنے کا موقع نہیں دوں گا۔ گاڑی آگے بڑھاؤ، دیکھو کہ وہ تمہیں کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ بیل منڈو نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا، اور کتنی دور جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ تم کب تک گونگے بنے رہو گے فرحاد؟ جب ہماری دشمنی ایک دوسرے کے سامنے کھل چکی ہے تو پھر چھپنا کیسے؟ میں مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ میری خاموش مسکراہٹ اسے بتا رہی تھی کہ میں زبان نہیں کھولوں گا۔ اس نے جھلا کر پھر پوچھا، کچھ تو منہ سے پھوٹو، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ کہاں جانا ہے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ وہ آگے بڑھتا رہے، پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ وہ دل ہی دل میں مجھے گالیاں دینے لگا۔ ماسٹر یوشے نے اسے حکم دیا، وقت ضائع نہ کرو، وہ آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، آگے بڑھتے رہو، کسی ویران علاقے کی طرف جاؤ۔ وہ کار سٹارٹ کر کے پھر تیزی سے ڈرائیو کرتا چلا گیا۔ اس نے سوچ کے ذریعہ ماسٹر یوشے سے کہا، میں اسی علاقے کی طرف جا رہا ہوں جہاں اس کے علاوہ 2 گونگوں سے میرا سامنا ہوا تھا۔ ماسٹر یوشے نے کہا، تقریباً 3 گھنٹے پہلے وہاں ان گونگوں سے زبردست مقابلہ ہو چکا ہے۔ تمہارے تمام آدمی مارے گئے ہیں اور کچھ وہاں سے فرار ہو گئی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی نے مرنے والوں کی لاشیں دریافت کر لی ہوں اور پولیس والوں تک اس کی خبر پہنچ گئی ہو۔ اس طرف جاؤ گے تو پھر کسی نئی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ ذرا عقل سے کام لو اور راستہ بدل دو۔ تھوڑی دیر بعد وہ راستہ بدل کر پشاور جانے والی سڑک پر چلنے لگا۔ کار کی محدود فضا میں مکمل خاموشی تھی۔ ماسٹر یوشے نے پوچھا، کیا تم چوگد کی طرح صرف سامنے دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہے ہو؟ پیچھے کی بھی خبر لو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں پیچھے نہیں دیکھوں گا، یہ شیطان میری غیرت کو للکار رہا ہے۔ تنہائی میں بے غیرتی ہو تو غیرت مجروح نہیں ہوتی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ غیرت صرف دوسروں کے سامنے بنا سنوار کر پیش کی جاتی ہے؟ اس خوبصورت لفظ کے پیچھے صرف تمہارے جیسے چور بدماش اور اسمگلر چھپے رہتے ہیں۔ میں اس حقیقت کو خوب سمجھتا ہوں، لیکن روما کو ایک شیطان کے پہلو میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے مجبور نہ کرو، تم سچ مجھ عقل سے کورے ہو۔ یہ نہیں سمجھتے کہ پیچھے دیکھتے رہنے سے اس کی کوئی کمزوری ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس نے غصے سے تل ملا کر کہا، میرا تو جی چاہتا ہے کہ گاڑی کسی درخت سے ٹکرا دوں۔ اگر روما کو نہ بچا سکا تو اس کے ساتھ خود بھی مر جاؤں گا۔ میں ایسی ذلت کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں ڈرائیو کرتا جا رہا ہوں۔ ہم کتنے ہی میل کا فاصلہ طے کر چکے ہیں، مگر یہ کم وقت رکنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ کہیں تو اسے رکنا پڑے گا۔ وہ نہیں رکے گا تو پیٹرول ختم ہو جائے گا۔ گاڑی کہیں نہ کہیں ضرور رکے گی۔ تم چلتے رہو، اب میں روما کی خبر دے رہا ہوں، اسے بچانے کی شاید کوئی صورت نکل آئے۔ اس کے بعد اس کی سوچ روما کے دماغ میں منتقل ہو گئی۔ ہیلو بیبی، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے بتاؤ اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ وہ بتانے لگی، تم نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ میں اپنی پوزیشن کیا بتاؤں؟ اس کا چاقو ابھی تک میری پسلیوں سے لگا ہوا ہے، میں سانس بھی سنبھل کر لے رہی ہوں۔ بیبی، کیا ایسی بے بسی کی موت مرنا دانش مندی ہے؟ نہیں، موت کیسی بھی ہو مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایسے وقت ایمان والے خدا سے پناہ مانگتی ہیں کہ وہ انہیں اپنی امان میں رکھے۔ میں تمہارے جیسے شیطان سے پناہ مانگتی ہوں، کسی طرح مجھے بچا لو۔ تم شیطان ہو، تم سے کوئی بات ناممکن نہیں۔ میں تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا سکتا ہوں، مگر افسوس کہ تم میرے حکم سے انکار کرتی ہو۔ ہوٹل کے کمرے میں تم نے میرے مشورے کے خلاف قدم اٹھایا، ایک ذرا سی توہین مصلحتاً برداشت نہیں کی اور غصہ دکھا کر اس مصیبت میں پھنس گئی۔ موت تمہاری پسلیوں کے راستے تمہارے اندر سرایت کرنے آ رہی ہے۔ اگر وہ فرحات تمہارے وجود میں سرایت کر جاتا تو کیا فرق پڑتا؟ ہاں، اس طرح میری جان خطرے میں نہ پڑتی۔ مجھ سے بڑی بھول ہوئی۔
मैं वादा करती हूँ कि अब तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करूँगी। जो मशवरा दोगे बिला चूंचरा अमल करूँगी। तो सबसे पहले अपना रवैया बदल दो, फरहाद के गले का हार बन जाओ। उसे अपनी अदाओं से यकीन दिलाओ कि तुम सिर्फ उसके लिए पैदा हुई हो और उसी के लिए मरोगी। वो चाहे तो खंजर से हलाक कर दे या अपने दिल में बसा ले। वो मुझे खंजर से हलाक कर देगा, मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। वो मुझे वाहियात लड़की समझता है। मास्टर यूशे ने उसे समझाया, तुम नादान हो। मैं फरहाद को तुमसे ज़्यादा समझता हूँ। वो बहुत चालाक है, दुश्मनों के दरमियान रहकर औरतों से दूर भागता है, वरना तुम्हारी जैसी हसीन लड़कियां उसकी कमजोरी हैं। बेबी, तुमने जवानी में कदम रखा है। तुम एक समझदार लड़की की तरह अपने सामने आने वाले हर मर्द की गहरी स्टडी करनी चाहिए। अगर तुम उसकी हरकतों पर गौर करती तो तुम्हें यकीन हो जाता कि वह तुम्हें ऊपरी दिल से वाहियात कह रहा है। तुम मर्दों की फितरत को नहीं जानती। बज़ाहिर नफरत करने के बावजूद किसी न किसी बहाने कोई ना कोई चीज़ औरत से चुरा लेती हैं। वह तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मगर फ़िलहाल हालात से मजबूर है। मेरी बात का यकीन करो। अब मैं तुम्हारी हर बात का यकीन करूँगी। अब तुम्हारी हर बात मेरी समझ में आ रही है। बोलो, मैं क्या करूँ? पहले उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ। जब वो तुम्हारी तरफ माइल होगा तो उससे कहना कि वो गाड़ी रुकवा कर तुम्हारे अंकल के सवेराने में छोड़ दे और तुम्हें अपने साथ ले जाए। मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर मर जाओ, मास्टर यूशे ने गुस्से से कहा। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हारी बात ज़रा देर से समझ में आती है। अंकल इस वीराने में तन्हा रहकर भी पिंडी वापस पहुंच जाएंगे। फिर तुम उन्हें इतला देते रहोगे कि मैं फरहाद के साथ कहाँ भटक रही हूँ। यानी तुम मेरे ज़रिए फरहाद को भी नज़र में रखोगे और मेरे अंकल के लिए भी इतलात फराहम करते रहोगे। गुड, अब तुम समझदार हो गई हो। मेरे मशवरे पर फ़ौरन अमल करो। वो अमल करने लगी। उसने सर उठाकर मेरी जानिब देखा तो उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब आ गया। कार के अंदर मध्यम मध्यम सी रोशनी में उसके गुलाबी रुखसार हौले हौले आंच देने लगे। गहरी नीली आंखें मुझे यूं देख रही थीं जैसे देखते ही देखते कुर्बान हो रही हूं। फिर उसने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी फिजा में यूं बुलंद की जैसे खंजर थाम रखा हो। फिर उस ख्याली खंजर को उसने अपने सीने में घोंपते हुए कहा, मुझे इस तरह मार डालो, मुझे तुम्हारे हाथों से मरकर बड़ी खुशी होगी। मैंने उसका हाथ थामकर उस ख्याली खंजर को उसके सीने से निकाल लिया और गूंगी जुबान में बोला, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम बहुत हसीन हो। वो एक रोमानी ड्रामे का किरदार अदा करने के लिए मेरी तरफ बढ़ी थी। फिर सचमुच इस किरदार में डूब गई। उसके तड़पने और मचलने में अदाकारी नहीं थी, खुद सुपुर्दगी की शदीद ख्वाहिश थी। मेरा चाकू उसकी पसलियों से दूर हो गया। जब मैं उसके लिए खंजर बन गया था तो उसके सीने में उतरने के लिए वो फौलादी हथियार बेकार हो चुका था। इन हालात में दुनिया की कोई चीज़ मर्द से ज़्यादा फौलाद नहीं होती। बहुत देर तक वो जज्बों की धुन में इधर उधर बहकती रही, अपने आप को भूलती रही। किसी हद तक मुझे भी खुद को भूलने पर मजबूर करती रही। कार तेज़ रफ्तारी से भागती जा रही थी। बिल मुंडू ने मजबूर होकर अकब नुमा आईने का रुख फेर दिया। वो रोमानी ड्रामा मेरे लिए बहुत सस्ता और उसके लिए बहुत महंगा पड़ रहा था। वो अगली सीट पर ड्राइव करता हुआ और बार बार बेचैनी से पहलू बदलता हुआ थोड़ी देर तक बर्दाश्त करता रहा। फिर उसने रोमा को ज़रा डांट कर कहा, बेबी होश में आओ, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोमा ने मुझसे ज़रा अलग होकर नागवारी से कहा, अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं क्या करूं? क्या मैं बेमौत मर जाऊं? बिल मुंडू ने कार रोक दी। फिर पलट कर बोला, तुम मुझसे ऐसे लहजे में गुफ्तगू कर रही हो? क्या तुम भूल गई कि मैं गुस्से की हालत में अपनों को भी मुआफ़ नहीं करता? मैं तो तुम्हारी भतीजी हूं अंकल। अभी तो तुम फरहाद जैसे दुश्मन को भी मुआफ़ करने पर मजबूर हो। हर औरत अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहती है और तुम इतने बुज़दिल और कमज़ोर हो गए हो कि अपनी भतीजी की भी हिफाजत नहीं कर सकते। ये बात सुनते ही वो गुस्से से पागल हो गया। तिल मिलाता और बुड़बुड़ाता हुआ अगली सीट का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। मैं इस गूंगे के साथ तुम्हें भी जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने की खातिर अब तक इस गूंगे की बात मानता आ रहा था। ये कहते उसने पिछली सीट का दरवाज़ा एक झटके से खोला। मैं इस सूरत हाल से चंद लम्हों के लिए परेशान हो गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह अचानक ही इस पागल हाथी से टकराना होगा। मगर भला उस शैतान का जो दोस्त और दुश्मन सबके मामलात में अपनी टांग अड़ा देता है। पिछली सीट का दरवाज़ा खुलते ही बिल मुंडू के जहन को झटका पहुंचा। उसके दिमाग में अचानक ही उल्टी सीधी सी बेमायनी आवाज़ें गूंजने लगीं। उसका दिमाग हर तरह की सोच से खाली हो गया। खोपड़ी के गुंबद में ऐसी आवाज़ें चकरा रही थीं, गूंज रही थीं और उसके वजूद को झंझोड़ रही थीं कि वह डगमगाते हुए पीछे की तरफ गया और एक दरख्त से टकरा कर गिर पड़ा। मास्टर यूशे की आवाज़ उसके जहन में गूंज रही थी, निजात है, इस दरख्त से टकराने में मेरी निजात है। इस दरख्त से अपना सर टकराऊंगा तो मुझे फ़ौरन निजात मिलेगी। मैं टकरा रहा हूँ, मैं अपना सर टकरा रहा हूँ, यही निजात का रास्ता है। फिर उसने धड़ाम से अपना सर दरख्त से टकरा दिया। वो पागल नहीं था, मगर दिमाग जो कहता है इंसान वही करता है।
دماغ سے باہر انسان کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی ہے تو دراصل وہ دماغ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم اپنے دماغ کے اندھے غلام ہیں اور آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اس کے ہر جائز اور ناجائز حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ بل منڈو نے تعمیل کی، پھر تکلیف کی شدت سے چیختے ہوئے دوبارہ گر پڑا۔ اس کے تڑپنے کے دوران ماسٹر یوشے نے روما سے کہا، بیبی ہری اپ، فرحاد سے کہو کہ وہ فوراً اسٹیئرنگ سیٹ پر پہنچ کر تمہیں وہاں سے دور لے جائے۔ تم اپنے انکل کی فکر نہ کرو، میں اس کا علاج کروں گا اور بہت جلد اسے تم سے ملاؤں گا۔ روما نے وہی بات مجھے گونگی زبان میں سمجھائی۔ ہم دونوں پچھلی سیٹ سے نکل کر باہر آئے۔ اس وقت تک بیل منڈو پھر سنبھل گیا۔ ماسٹر یوشے اس پر دماغی حملہ کرنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا سر درخت سے ٹکرا دیا۔ اس وقت تک میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ روما میرے پہلو میں آ گئی۔ میں نے کار سٹارٹ کی، گیئر بدلے، پھر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا بیل منڈو سے دور ہوتا چلا گیا۔ کسی دم صبح ہونے والی تھی، مگر ابھی رات کا اندھیرا مسلط تھا۔ میں ہیڈ لائٹس کی روشنی سے تاریکی کو چیرتا ہوا آندھی طوفان کی طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ روما کی عجیب حالت تھی۔ میری قربت سے آشنا ہونے کے بعد وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ صبح ہوتے ہی ہم پشاور پہنچ گئے۔ روما پچھلی رات اپنی نیند پوری کر چکی تھی۔ میرے ہوٹل پہنچنے پر بیدار ہوئی تھی، اسی لیے وہ تازہ دم تھی اور نیند سے زیادہ میری ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ لیکن میں کچھ تھکن سی محسوس کر رہا تھا۔ اگر روما میرے پہلو میں نہ ہوتی تو میں فوراً ہی ہوٹل کا کمرہ کرائے پر لے کر آرام سے سونے کی کوشش کرتا، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ایک طرف روما اور دوسری طرف بیل منڈو اور ماسٹر یوشے مجھے جاگتے رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ماسٹر یوشے کی حالت بھی بری تھی۔ وہ وقت پر سونے اور جاگنے کا عادی تھا، لیکن پچھلی رات سے میں اسے جاگنے پر مجبور کر رہا تھا اور وہ اس بات پر جھنجلا رہا تھا۔ میں نے ہوٹل انٹرکون کے سامنے پہنچ کر کار روک دی۔ اس وقت میں دماغ کی اسکرین پر ماسٹر یوشے اور بیل منڈو کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بیل منڈو سے کہہ رہا تھا، تم وہاں کسی گاڑی والے سے لفٹ حاصل کرو اور آگے کسی شہر میں ہوٹل انٹرکون پہنچو۔ وہاں کمرہ نمبر 706 میں تمہاری روما موجود ہے، مگر ابھی تم اس سے آگے نہ جانا۔ بیل منڈو نے جھلا کر کہا، یہ تم الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ جب مجھے روما سے ملانا ہی تھا تو اسے الگ کیوں کیا؟ ماسٹر یوشے نے کہا، تم اپنے طور پر کچھ بھی سوچ لو، فی الحال میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں بھی آرام کا مشورہ دے رہا ہوں۔ ہوٹل کا ایک کمرہ حاصل کرو اور اطمینان سے سو جاؤ۔ جب تم تازہ دم ہو کر اٹھو گے پھر میں تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ اب میں سمجھ رہا تھا کہ وہ روما کے دماغ میں موجود ہوگا اور اسے مشورہ دے گا کہ وہ مجھے ہوٹل کے کمرے میں تمام دن بہلاتی رہے۔ لیکن ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہی ماسٹر یوشے نے اس سے کہا، بیبی بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہو چکی ہے، اب تمہیں بھی چند گھنٹوں کے لیے آرام سے سو جانا چاہیے۔ اس کی بات سن کر روما نے مجھے دیکھا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی اور میں فرحاد کو چھوڑ کر سونا نہیں چاہتی۔ تم سو جاؤ گی بیبی، کیونکہ چند گھنٹوں کے لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اگر اس دوران فرحاد تمہارے ساتھ رہا تو میری عدم موجودگی میں نہ جانے ہمارے لیے اور کتنی پریشانیوں کا سامان کرے گا۔ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ ابھی وہ تمہارے جال میں ہے، اسے جال میں تڑپتے رہنے دو۔ سو جاؤ سو جاؤ۔ دیکھو تمہارے اندر جو ایک نامعلوم غبار ہے وہ جمائی کی صورت میں باہر نکل رہا ہے۔ کیسی تھکن سی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں جی چاہتا ہے کہ فوم کے ملائم بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ماسٹر یوشے اس کے جاگتے ہوئے ذہن کو نیند کی طرف مائل کر رہا تھا۔ میں روما کی گداز باہوں کو تھام کر اسے جھنجھوڑنے لگا اور گونگی زبان میں پوچھنے لگا، کیا تم سونا چاہتی ہو؟ اس نے نیند سے بوجھل پلکیں اٹھا کر مجھے بڑی بے بسی سے دیکھا۔ وہ ملائم بستر کے سرے پر بیٹھتی ہوئی بولی، ہاں میں تھوڑی دیر کے لیے سونا چاہتی ہوں، تم کچھ خیال نہ کرو، میں تو تمہاری ہوں، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گی، ابھی ذرا سو لینے دو۔ اس نے بڑی عاجزی سے میرے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ماسٹر یوشے واقعی شیطان تھا۔ میرے سامنے شراب کی ایک بھری ہوئی بوتل کھول کر اسے پھر مجھ سے دور لے جا رہا تھا۔ وہ روما کو ٹرانس میں لا کر سلا رہا تھا۔ روما میرے سامنے بستر پر لیٹی آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر رہی تھی۔ جب وہ سو گئی تو میں ایک چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ ماسٹر یوشے اپنے بستر پر لیٹ کر گہری نیند سونے کے لیے وہی عمل کر رہا تھا جو میں کرتا ہوں۔ وہ اپنے دماغ کے چاروں طرف ایک نادیدہ آہنی فصیل کھڑی کر رہا تھا اور اپنے ذہن کو ہدایت دے رہا تھا کہ ٹھیک 3 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھل جائے۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے خیال کی پہنچ سے دور نکل گیا ہے۔ ہم صرف مرنے والوں کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ بھی مر چکا ہے۔ وہ زندہ تھا، اسی دنیا میں تھا، لیکن میری سوچ کی گرفت سے باہر ہو گیا تھا۔ میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اچھا موقع تھا۔ میں اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر کسی نہ کسی طرح اس کے دماغ تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں کمرے میں آ گیا۔ روما کو تنہا سوتا چھوڑ کر میں پارکنگ ایریے میں آیا۔
फिर वहां से कार ड्राइव करता हुआ किसी वीराने की तलाश में निकल गया। हम टेलीपैथी जानने वाले एक दूसरे की गफलत से फ़ायदा उठाकर एक दूसरे के दिमाग में हलचल मचा सकती हैं और अपने इल्म की कुव्वत से उसे भी ताबे फरमान बना सकती हैं। मुझे मास्टर यूशे की गफलत का इल्म भी हो गया। मुझे अपनी सलाहियतों को आजमाने का मौका मिल रहा था। मैं देखना चाहता था कि उसके शैतानी दिमाग पर हुकूमत कर सकता हूँ या नहीं। वहाँ से 40 मील दूर पहुँचकर मैंने सवात जाने वाली सड़क को छोड़ दिया और एक कच्चे रास्ते पर ड्राइव करता हुआ एक पहाड़ के दामन में आ गया। मेरे आसपास ऊंचे नीचे टीले थे, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं कार से उतरकर पैदल उन टीलों के दरमियान से गुजरने लगा। एक जगह बड़ा सा पत्थर नजर आया। मैं शुमाल की जानिब रुख करके उस पर बैठ गया, फिर आंखें बंद करके मुराकबे में डूब गया। मैं चंद लम्हों तक अपनी सोचों को कंट्रोल करता रहा, अपने जहन को एक मरकज पर लाता रहा। वो मरकज मास्टर यूशे का दिमाग था। मेरी सोच की लहरें वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं, मगर पहुंच नहीं पा रही थीं। पहले तो मैंने ये समझा कि मेरी सोच अभी मेरे काबू में नहीं है, जरा सी बेलगाम होकर इधर उधर भटक रही है। लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और सोच की लहरों को उसके दिमाग तक पहुंचाना चाहा, तो अचानक ही मेरे दिमाग में रोशनी के झमाके से होने लगे। मुझे यूं लगा जैसे मैं सूरज की जलती हुई तेज शुआओं से टकरा रहा हूं। उसकी नाकाबिले बर्दाश्त रोशनी मेरी दिमागी बसारत को नुकसान पहुंचा रही थी। मैंने एकदम से मुराकबा तोड़कर दोनों हाथों से सर को थाम लिया। मैं अपनी सलाहियतों के जोम में ये भूल गया था कि वो शैतान टेलीपैथी का बहुत बड़ा आलिम है, जलते हुए सूरज से आंखें मिलाता है। उसका दिमाग भी उसी तरह जलते हुए आग का गोला होगा जिस तरह सूरज कभी नहीं डूबता, एक जगह डूबने के बाद दूसरी जगह उभरता है। उसी तरह उसका दिमाग बेदारी की दुनिया से डूबकर नींद की वादी में उभरा हुआ था। किसी की भी ख्याल ख्वानी की सलाहियतें उस आग के गोले तक नहीं पहुंच सकती थीं। मेरी सोच की लहरें भी वहां तक पहुंचकर झुलस रही थीं, इसलिए मैं वापस आ गया। मैं अपना सर थामे बहुत देर तक खामोश बैठा रहा और यह समझने की कोशिश करता रहा कि इस शैतान से कैसे निजात हासिल होगी। अगरचे वो अभी तक मुझे महकूम नहीं बना सका, लेकिन उसकी हैरत अंगेज सलाहियतों को देखकर यह धड़का लग गया था कि किसी न किसी दिन मैं उसके शिकंजे में आ जाऊंगा। मैं अब इस किस्से को जल्द खत्म करना चाहता था। बिल मुंडू से माइक्रोफिल्म हासिल करके सईद अहमद के हवाले करके अपने फर्ज से सुपकदोश हो जाना चाहता था। मैंने बिल मुंडू के दिमाग में झांक कर देखा। उसे कई घंटों के बाद लिफ्ट मिली। वो एक ट्रक की अगली सीट पर बैठा हुआ था। उसके दाएं तरफ ड्राइवर था और बाएं तरफ एक उधेड़ उम्र का आदमी, और उसकी रिवॉल्वर की नाल बिल मुंडू की पसली से लगी हुई थी। वो लिफ्ट हासिल करते ही एक नई मुसीबत में फंस गया। बिल मुंडू के लिए मैं वही शैतान बन गया और उसके दिमाग पर दस्तक देने लगा। हेलो बिल मुंडू, तुम्हारी सोच से पता चल रहा है कि तुम एक ट्रक की सीट पर दो आदमियों के दरमियान बैठे हुए हो। तुम्हारे बाएं जानिब जो शख्स है उसने तुम्हारी पसलियों से रिवॉल्वर लगा रखा है। ये सब कुछ कैसे हुआ, मुझे फौरन बताओ। बिल मुंडू अपनी रिपोर्ट पेश करने लगा। उसने शैतान को गुस्सा दिखाते हुए कहा, शैतान के बच्चे, मैं तुम्हारी वजह से नई नई परेशानियों का शिकार हो रहा हूं। अगर इसके हाथ में रिवॉल्वर नहीं होता तो बहुत पहले ही मैं इसका कचूमर निकाल कर रख देता। मैंने उसे तसल्ली दी, परवाह न करो, जो लोग मेरी वजह से मुसीबत में गिरफ्तार हैं मैं हर हाल में उनकी हिफाजत करता हूं। बिल मुंडू की झुंझलाई हुई सोच ने कहा, मैं नहीं जानता, मैं इस इलाके में पहली बार आया हूं। किसी अनजाने इलाके में पहुंचकर तुम लोगों को अपना दुश्मन क्यों बना लेते हो? मैंने जानबूझकर दुश्मन नहीं बनाया। तो फिर इसने तुम्हें रिवॉल्वर की जद पर क्यों रखा हुआ है? बिल मुंडू ने गहरी सांस लेकर सोच के जरिए कहा, सड़क के किनारे जहां तुम मुझे पागल बनने पर मजबूर कर गए थे, वहां फरहाद और रोमा के जाने के बाद मैं तन्हा रह गया और लिफ्ट हासिल करने के लिए किसी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। तकरीबन 1 घंटे तक इंतजार करता रहा। गाड़ियां आती थीं, मैं हाथ उठाकर उन्हें रुकने का सिग्नल देता, लेकिन वो करीब आकर तेजी से गुजर जाती। अपनी नाकामी पर मुझे गुस्सा आने लगा। आखिर कब तक मैं खड़ा रह सकता था? मजबूर होकर मैंने एक टूटे हुए दरख्त की तरफ देखा। दरख्त छोटा सा था। उसे बड़ी मेहनत से खींचते हुए सड़क पर ले आया और रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी। उस वक्त एक ट्रक दूर से हारन बजाता हुआ आने लगा। मैं बीच सड़क पर आ गया और दोनों हाथ कमर पर रखकर चैलेंज के अंदाज में खड़ा हो गया कि अब यहां से गुजर कर दिखाओ। मेरा ये चैलेंज मुझे बड़ा महंगा पड़ा। ट्रक वालों ने समझा कि मैं पुलिस का आदमी हूं। ट्रक की तलाशी लेने के लिए मैंने रास्ते में रुकावट खड़ी कर दी है। पहले तो वो इस ख्याल से ट्रक से उतरे कि शायद मेरे साथ पुलिस के मुसल्ला जवान होंगे जो इधर उधर छुपे हुए होंगे। फिर मुझे तनहा देखकर एक शख्स ने रिवॉल्वर निकाल लिया और मुझसे कहा कि मैं दरख्त को रास्ते से हटा दूं। रिवॉल्वर को देखकर मुझे मजबूरन उसके हुक्म की तामील करनी पड़ी। ड्राइवर ने उस शख्स से कहा, यह कोई मामूली आदमी नहीं, कोई तन्हा शख्स इस तरह रुकावटें खड़ी नहीं करता। क्या ये पुलिस का आदमी नहीं हो सकता? उस शख्स ने तायद में सर हिलाकर कहा, हाँ, इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम इसे यहाँ छोड़कर आगे बढ़ेंगे
तो ये अगले थानों में किसी तरह इतला पहुंचा देगा कि फलां नंबर का ट्रक रोक लिया जाए। इसके बाद हमारे और भी ट्रक आने वाले हैं। इस एक ट्रक की वजह से वो सब भी पुलिस की नज़रों में आ जाएंगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया, इसे यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। इसे ख़त्म कर देना तो आसान है, लेकिन हम इसकी लाश कहाँ छुपाएंगे? बेहतर है कि हम इसे अपने साथ सरहद पार ले जाएं। वहाँ इसकी ज़िंदगी और मौत का फैसला किया जाएगा। उन्होंने आपस में मशवरा करने के बाद मुझे ट्रक में बैठने के लिए कहा और अब मैं उनके दरमियान यहाँ बैठा हूँ। इन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने ज़रा भी शोर मचाया तो वो खुद को खतरे में डालने से पहले मुझे हलाक कर देंगे। सुबह होते ही हम पेशावर से गुजर चुके हैं। इस वक्त मैं ये नहीं कह सकता ये किस रास्ते पर चल रही हैं। मैंने बील मुंडू को मशवरा दिया कि वो ड्राइवर से बात करे। बील मुंडू ने ड्राइवर को मुखातिब करते हुए एक सिगरेट की ख्वाहिश जाहिर की। मुझे ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी। वो डांट कर कह रहा था, चुपचाप बैठे रहो, अभी तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हाँ, ज़िबा करने से पहले तुम्हें अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाएगा। ड्राइवर की बातें करने के दौरान मैं उसके दिमाग तक पहुंच गया। वो ड्राइविंग के दौरान विंड स्क्रीन के बाहर देख रहा था। जो कुछ उसकी आंखें देख रही थी वही उसका दिमाग सोच रहा था कि वो किस रास्ते से गुजर रहा है, वो रास्ता कैसा है और आसपास जो पहाड़ियाँ और दरख्त हैं और छोटी छोटी कच्ची आबादियाँ गुजरती जा रही हैं वो कैसी हैं। कच्ची आबादियों में सड़क के किनारे कावा खाने हैं और जो कुछ भी है उसकी सोच को पढ़ते ही पता चल गया कि वो उसी रास्ते से गुजर रही हैं जहाँ से गुजर कर मैं यहाँ तक आया हूँ। मैं पत्थर से उतरकर कार की तरफ जाने लगा और बील मुंडू को समझाने लगा, तुम ठीक रास्ते पर जा रहे हो। आगे जाकर एक मुकाम पर फरहाद से तुम्हारी मुलाकात होगी। मैं सड़क के उस हिस्से में ड्राइवर को मजबूर कर दूंगा कि गाड़ी रोक दे। इस दौरान रिवॉल्वर वाले की तवज्जो भटकते ही तुम उससे निमट लेना। बील मुंडू मोहतात होकर बैठ गया। मैं कार के पास आकर खड़ा हो गया और उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने एक टीले पर चढ़कर दूर सड़क की जानिब देखा। मुझे उस सड़क पर एक ट्रक गुजरता हुआ दिखाई दिया। अब मुझे मालूम करना था कि ये वही ट्रक है या नहीं, क्योंकि उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो इतनी दूर से नजर नहीं आ सकते थे। मैं अपने मतलूबा ट्रक को सिर्फ दिमागी बसारत से पहचान सकता था। मैंने पहचानने की खातिर ड्राइवर के दिमाग को एक झटका पहुंचाया। अचानक उसकी सोच में कहा, ओह, मेरे पाँव कांप रहे हैं। अरे अरे, मेरा पैर एक्सेलरेटर से हट रहा है। मेरे हाथों में स्टीयरिंग बहक रहा है। इसके साथ ही मैंने दूर सड़क पर देखा, वो ट्रक डगमगा रहा था। फिर वो अचानक ही रुक गया। वो एक झटके से इस तरह रुका था कि आगे बैठने वाले डैशबोर्ड से टकरा गए। बील मुंडू पहले ही होशियार था। उसने फौरन ही उस शख्स का रिवॉल्वर वाला हाथ पकड़कर ऊपर को उठा दिया। फिर पहलू बदलकर उसके मुंह पर एक खड़ी हथेली जमा दी। पहले वो शख्स डैशबोर्ड से टकराया, वहां से जख्मी होकर उठने की कोशिश की तो बील मुंडू के एक ही हाथ ने उसके जहन को तारीकियों में गुम कर दिया। ड्राइवर ने उस पर झपटना चाहा तो उसका भी वही हाल हुआ। सिर्फ 10 मिनट में उसने दोनों को बेहोश कर दिया। मैंने उसे हुक्म दिया कि वो दोनों को ट्रक के पीछे ले जाकर डाल दे। ट्रक के पीछे सामान भरा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से जगह बनाकर उन दोनों के लिए दरवाज़ा खोल दिया। उसने मुझ पर एक नज़र डाली। वो रोमा के मुतल्लिक बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मसलियतन खामोशी से बैठ गया। मैं कार को तेज़ी से ड्राइव करता हुआ उसी जगह वापस जाने लगा जहां बैठकर मैंने मुराकबा किया था और मास्टर यूशे के जहन तक पहुंचने की नाकाम कोशिश। वो जगह इस कदर वीरान और सुनसान थी कि वहां हम दोनों के दरमियान कोई मुदाखलत करने वाला न था। जब मैं कच्चे रास्ते पर गाड़ी को मोड़ने लगा तो उसने इशारे से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? रोमा कहाँ है? मैं खामोशी से विंड स्क्रीन के पार देखता रहा, लेकिन सोच के जरिया मास्टर यूशे बनकर मैंने उसे कहा, चुपचाप बैठे रहो। वो तुम्हें जहां भी ले जा रहा है वहां वो तन्हा रहेगा। तुम इसकी अच्छी तरह पिटाई करके अपनी हसरत पूरी कर लेना। वो मुतमईन होकर बैठ गया। मैंने छोटे छोटे टीलों के दरमियान कार ले जाकर रोक दी। बील मुंडू कार से बाहर निकलकर अपने अतराफ का जायजा लेने लगा। मैं बड़ी खामोशी से एक पत्थर की तरफ बढ़ते हुए सोच के जरिए से कहने लगा, तुम चुपचाप खड़े रहकर फरहाद को देखते रहो कि वो क्या कर रहा है। मैं पहले जिस पत्थर पर बैठा हुआ था वहीं पहुंचकर बैठ गया, फिर अपने चेहरे से मास्क उतारने लगा। बील मुंडू बड़ी खामोशी और दिलचस्पी से मुझे देख रहा था। मास्क उतारने के बाद मैंने अपनी आंखों से आई लेंस भी निकाल लिए, फिर उन्हें बड़ी एहतियात से पत्थर पर रखने के बाद उसे देखकर मुस्कुराने लगा। बील मुंडू ने मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, अच्छा तो ये तुम्हारा असली चेहरा है? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे सामने फरहाद का असली चेहरा है। अपने उस नादीदा शैतान से कहो कि वो तुम्हारे जरिए मेरी आंखों में झांके और तुम्हारी तरह मुझे भी ज़हनी तौर पर गुलाम बना ले। वो मुझसे 2-4 कदम के फासले पर आकर रुक गया, फिर मेरी आंखों में झांकते हुए सोच के जरिए मास्टर यूशे को पुकारने लगा, शैतान तुम कहाँ हो? तुमने कहा था कि अगर मैं फरहाद की आंखों में झांकूंगा और इसे बातें करने पर मजबूर करूंगा तो तुम इसके दिमाग को कंट्रोल कर लोगे।
سوچ کے ذریعے اتنا کہنے کے بعد وہ ماسٹر یوشے کے جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن وہ شیطان تو سو رہا تھا، اسے جواب کہاں سے ملتا؟ میں نے پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈال کر مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا بیل منڈو؟ کیا میرے سامنے آتے ہی تمہارا وہ شیطان بھاگ گیا ہے؟ بیل منڈو نے سر ہلا کر کہا، ہاں، میں نے بہت پہلے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ ایک شیطان کے سامنے دوسرا شیطان نہیں ٹھہرتا۔ میں حیران ہوں کہ وہ میرے دماغ سے کہاں غائب ہو گیا۔ وہ تو تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے دن رات بے چین رہتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بیل منڈو، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے دماغ میں گھس کر پریشان کرنے والا شیطان میں ہی ہوں تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ اگر تم وہی شیطان ہو تو اس وقت میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھوں گا۔ ویسے بھی مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تم ہی میرے اور روما کے دماغ میں گھس کر شیطانی حرکتیں کرتے رہتے تھے، یا پھر فرحاد کی حیثیت سے تمہاری الگ شخصیت ہے۔ تم جو کوئی بھی ہو، میرے لیے مصیبتوں کا باعث بنے رہتے ہو۔ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ بیل منڈو کتنا بڑا شیطان ہے۔ میرے سامنے آ کر للکارنے والا کبھی اپنے پیروں سے چل کر واپس نہیں گیا۔ آج یہاں سے تمہاری لاش 4 کاندھوں پر جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے پینترا بدل کر میرے سر پر آ پہنچا۔ میرا ایک ہاتھ پتلون کی جیب میں تھا۔ جیب کے اندر ہی سے میں نے نسوار کی ڈبیا کھول لی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کے کراٹے کے وار کو روکا، دوسرے ہاتھ سے اس کے نتھنوں کے قریب ڈبیا سے نسوار اچھال دی۔ وہ چینکتا ہوا 2 قدم پیچھے چلا گیا، پھر ذرا سنبھل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو چینکوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ چینکنے کے دوران ذرا سا جھکا تو میں نے ایک زبردست گھونسا اس کی ناک پر جڑ دیا۔ اس کی مصنوعی ناک ایک طرف سے اکھڑ کر دوسری طرف چہرے پر لٹک گئی اور مائکرو فلم وہاں سے گر کر زمین پر لڑکتی ہوئی میرے قدموں کے پاس آ کر رک گئی۔ بیل منڈو کا چہرہ بڑا ہی بھیانک ہو گیا، غصے کی حالت میں سرخ دیدے پھیلے ہوئے تھے۔ ناک کی جگہ ایک تاریک گڑھا سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی مصنوعی ناک چہرے پر لٹک رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی پر چپکایا ہوا کاغذ ایک طرف سے اکھڑ گیا ہے اور ہوا کی زد میں ادھر ادھر پھڑ پھڑا رہا ہے۔ مائکرو فلم اس کی ناک سے ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ٹوٹ کر گر پڑی تھی اور زمین پر لڑکتی ہوئی میرے قدموں کے پاس آ گئی۔ اسے اپنی ناک کے اکھڑنے کا فوراً ہی احساس نہیں ہوا، لیکن مائکرو فلم کو میری طرف لڑکتے دیکھ کر فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے چہرے سے کوئی چیز لٹک رہی ہے۔ اس نے لٹکی ہوئی ناک کو چھو کر دیکھا، پھر تو غصے کی شدت سے اس کی کھوپڑی الٹ گئی۔ اس نے مجھ پر زبردست حملہ کرنے کے لیے پھر ایک بار پینترا بدل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت اسے پھر چھینکیں آنے لگیں۔ چھینکنے کے دوران پینترا گڑبڑا گیا۔ وہ جھکے جھکے اپنے سر کو جھٹکنے لگا۔ اسی وقت میں نے اس کے منہ پر ایک زور کی لات ماری۔ وہ بھینس کی طرح ڈکراتا ہوا دوسری طرف الٹ گیا۔ اس کے گرتے ہی میں اس سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ رفتہ رفتہ چھینکوں کا زور کم ہوتا جائے گا۔ ابھی وہ مجھ سے نہیں بلکہ چھینکوں سے شکست کھا رہا تھا۔ ان سے نجات ملتے ہی وہ میرے لیے موت کا فرشتہ بن جاتا، اس لیے میں نے اسے ایک طویل فاصلہ قائم کر لیا۔ جب وہ دوبارہ اٹھنے لگا تو میں نے جیب سے چاقو نکال کر کھول لیا۔ اس طرح وہ اندھا دھند مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ چاقو دیکھ کر واقعی اسے ذرا عقل آ گئی۔ وہ محتاط ہو کر چاقو پر نظر رکھتے ہوئے ذرا ٹھہر ٹھہر کر میری طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا، یہ چاقو تمہارے ہی سینے میں اترے گا۔ تم یہ نہ سوچو کہ اس کھلونے سے مجھے مار ڈالو گے یا اس کے سہارے بچ کر نکل جاؤ گے۔ میں نے اسے کہا، مجھے بزدلوں کی طرح بھاگنا نہیں آتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ناقابل شکست ہو، مگر آج تمہیں اپنی زندگی کی پہلی اور آخری عبرتناک شکست حاصل ہوگی۔ اس نے نکٹی ناک سے گراتے ہوئے کہا، تم مجھے شکست دو گے اور اس چاقو سے؟ میں نے چاقو لہراتے ہوئے کہا، یہ ہتھیار میں نے اپنے لیے نہیں تمہارے استعمال کے لیے نکالا ہے، یہ لو، اسے سنبھال لو۔ یہ کہہ کر میں نے چاقو اچھال کر اس کے قدموں کے پاس پھینک دیا۔ وہ حیرانی سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھتے کیا ہو، چاقو اٹھا لو۔ اس نے حقارت سے چاقو کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، چونٹی کو مارنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی، میں تمہیں چٹکیوں میں مسل دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب پہنچتا، میں نے سوچ کے ذریعے اسے حکم دیا، رک جاؤ ورنہ گر پڑو گے۔ دماغ کے بغیر آنکھوں کی بصارت کام نہیں آتی، انسان کی عملی قوتیں بھی ڈگمگا جاتی ہیں۔ وہ ڈگمگا کر گرتے گرتے سنبھل گیا، جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں نے ماسٹر یوشی بن کر پھر سوچ کے ذریعے اسے حکم دیا، احمق نہ بنو، جہاں چاقو پڑا ہوا ہے وہاں واپس جاؤ اور اسے اٹھا لو۔ جب وہ چاقو کے پاس آیا تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ عین نگاہوں کے سامنے چاقو کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ شیطان کی بات مان کر فوراً ہی فرحاد کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ چاقو کے دستے کو مضبوطی سے تھام کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت میں اس کے ذہن میں ہلچل مچانے لگا۔ اس کی سوچ میں کہنے لگا، چاقو میری مٹھی میں ہے، میں دائیں طرف ڈگمگا رہا ہوں، نہیں میں بائیں طرف ڈگمگا رہا ہوں، نہیں پیچھے کی طرف جھٹکے کھا رہا ہوں، اور اب میں آگے کی طرف گرنے والا ہوں۔ میری طرح دنیا کی ہر چیز ڈگمگا رہی ہے اور چکرا رہی ہے۔
मैं उसके दिमाग में मुसलसल चीख रहा था। आंधी की तरह उसके सोचने और समझने की कुव्वतों को उड़ाए लिए जा रहा था। तूफान की जद में तिनके की तरह उड़ती हुई सोच के मुताबिक वो कभी दाएं बाएं और कभी आगे पीछे झूम रहा था। गिरते गिरते संभल रहा था और बुरी तरह बुखला रहा था कि किस तरह उसे करार आ सकता है, किस तरह वो एक जगह जमकर खड़ा रह सकता है। मैंने सोच के जरिए कहा, एक खूंटी उस वक्त तक जमकर नहीं रह सकती जब तक कि जमीन की छाती में उतर कर ना रह जाए। मेरे सीने में भी ये चाकू उतरेगा तो मैं जमकर रह जाऊंगा। चाकू फिजा में बुलंद हो चुका है, मेरे हाथ नहीं कांप रहे। ये चाकू मेरे सीने में उतरकर मुझे एक जगह खड़ा कर देगा। मैं पूरे यकीन के साथ इस चाकू को अपने सीने में उतार रहा हूँ, इसे अपने सीने में छुपा रहा हूँ। इसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से चाकू के फल को दस्ते तक अपने सीने में छुपा लिया। उसके तड़पने के दौरान मैंने एक बार फिर वही अमल किया। फिर एक बार वो चाकू उसके सीने से निकला और खुद उसके हाथों ने उसे दूसरी बार दिल की जगह उतार लिया। अब मैं उसके कर्ब को महसूस कर रहा था। वो वीरान माहौल उसके सामने घूम रहा था। उसका सर मौत के नशे से चकरा रहा था। उसका भारी भरकम जिस्म माहिए बेआब की तरह फड़फड़ा रहा था और निगाहों के सामने इस दुनिया की रोशनियां और रंगीनियां डूबती जा रही थीं। थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल साकित हो गया। मैंने वो माइक्रो फिल्म उठाकर अपनी जेब में रख ली। इसके बाद आई लेंस और मास्क को एक रुमाल में अच्छी तरह लपेटकर उसे भी जेब में रख लिया। फिर मैंने अपनी रिस्ट वॉच को देखा। मास्टर यूशे के बेदार होने में सिर्फ 20 मिनट रह गए थे। मैं तेजी से बढ़ता हुआ कार तक आया। वहां से मैंने बील मुंडू पर एक अलविदाई नजर डाली, फिर स्टीयरिंग सीट पर आकर बैठ गया। मैं कार ड्राइव करता हुआ फिर पेशावर की तरफ जाने लगा। पेशावर पहुंचकर मैंने 2 प्याली कॉफ़ी पीने में अपना वक्त ज़ाया किया, क्योंकि नींद और थकन से बुरा हाल था। आगे बढ़ने के लिए कॉफ़ी की शदीद ज़रूरत महसूस हो रही थी। इस दौरान मास्टर यूशे बेदार हो चुका था। बेदार होते ही उसने सबसे पहले रोमा की खबर ली। वो ये मालूम करना चाहता था कि मैं इस वक्त उस हसीना के पास हूँ या नहीं। रोमा के दिमाग पर दस्तक होते ही वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और हैरान निगाहों से इस अजनबी माहौल को देखने लगी। फिर उसे याद आ गया कि वो आज ही सुबह मेरे साथ होटल के कमरे में आई थी और वहां पहुंचते ही मास्टर यूशे के हुक्म के मुताबिक सो गई थी। मास्टर यूशे इस दौरान कभी टॉयलेट को जा रहा था, कभी शेव बना रहा था, कभी गुस्ल कर रहा था और रोमा के दिमाग में झांकता भी जा रहा था। रोमा की आंख खुलते ही जब मैं याद आया तो वो फौरन ही बिस्तर से उठकर पहले टॉयलेट के दरवाजे तक गई। दरवाजे पर उसने दस्तक दी। उसका ख्याल था कि शायद मैं टॉयलेट में मौजूद हूँ। जवाब ना पाकर उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। टॉयलेट खाली था। फिर वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक नजरें दौड़ाने लगी, लेकिन मैं नजर नहीं आया। उसने कमरे में वापस आकर दरवाजे को बंद किया, फिर जल्दी से मुंह हाथ धोकर आईने के सामने आ गई और बाहर जाने के लिए अपने चेहरे की नोक पलक दुरुस्त करने लगी। मास्टर यूशे ने उससे पूछा, तुम्हारे सोने के बाद क्या फरहाद ने तुम्हें जगाया नहीं था? रोमा ने आईने के सामने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, जब तुमने मुझे सोने के लिए कहा तो इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। अब मैं बेदार होकर देख रही हूं तो वो कमरे में और कमरे के बाहर नजर नहीं आ रहा। अगर वो कहीं चला गया तो मुझे बेहद अफसोस होगा। मास्टर यूशे की सोच ने कहा, तुमसे ज्यादा अफसोस मुझे होगा। चलो फौरन कमरे से निकलो और रिसेप्शन रूम में जाकर मालूम करो कि तुम्हारा साथी कहाँ गया है। वो कमरे से निकलकर रिसेप्शन रूम की तरफ जाने लगी। वहां काउंटर के पीछे वो लड़की नजर नहीं आई जो गूंगे फरहाद को रोमा के साथी की हैसियत से देख चुकी थी। इस लड़की की ड्यूटी बदल गई थी, इसीलिए रोमा ने दूसरी लड़की से कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा। वो सीधी पार्किंग एरिया की तरफ गई। वहां जाकर देखा तो उसके अंकल की कार गायब थी। फिलहाल वो यही सोच सकती थी कि फरहाद किसी काम से कार लेकर गया है, शायद वापस आ जाएगा। लेकिन मास्टर यूशे ऐसा नहीं सोच सकता था। वो मेरी अदम मौजूदगी से भांप गया था कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। उसने फौरन ही बील मुंडू से दिमागी राब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन बील मुंडू इस दुनिया में कहाँ था। किसी भी टेलीपैथी जानने वाले की सोच की लहरें उसके मुर्दा दिमाग तक नहीं पहुंच सकती। थोड़ी देर में मास्टर यूशे परेशान हो गया, क्योंकि उसकी सोच की लहरें नाकारा वापस आ रही थीं और उसे समझा रही थीं कि बील मुंडू अब इस दुनिया में नहीं है। बील मुंडू से राब्ता कायम ना होने की सूरत में सिर्फ यही सोचा जा सकता था कि वो मर चुका था, वरना उसका जहन जब तक जागता रहता उस वक्त तक मास्टर यूशे की सोच की लहरों से आज़ाद न रहता। मास्टर यूशे का तमाम सुकून और इत्मीनान गारत हो गया। अब वो ये मालूम करने के लिए बेताब हो गया कि बील मुंडू किस इंजाम को पहुंचा है। वो सबसे ज़्यादा मेरी वजह से परेशान हो गया था, क्योंकि मैं एक बार फिर उसके हाथ से निकल चुका था। वो फौरन ही रोमा को हदायतें देने लगा कि उसे किसी तरह किसी करीबी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपने अंकल की गुमशुदगी की इतला देनी चाहिए।
मैं कॉफ़ी की दूसरी प्याली ख़त्म कर चुका था। 2 प्यालियों का बिल अदा करने के बाद मैं फ़ौरन ही होटल ग्रीन से बाहर आया और बिल मुंडू की कार में बैठकर पिंडी की तरफ वापस जाने लगा। मास्टर यूशे की बेचैनी देखने के काबिल थी। अगरचे मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन सोच के जरिए चश्मे तसव्वुर में उसे इधर से उधर टहलते हुए, कभी उठते हुए कभी बैठते हुए देख सकता था। बार बार ये सोचकर उसके दिल को सदमा पहुंचता था कि मैं उसके हाथ आकर एक बार फिर निकल गया। थोड़ी देर तक मैं उसके इज़्तिराब को पढ़ता रहा और उसकी परेशानियों से महफूज होता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि वो फ़िलहाल सिर्फ मंसूबे बना सकता है, मुझ तक कभी किसी ज़रिए से पहुंच नहीं सकता, तो मैंने उसके जहन में झांकना छोड़ दिया और आइंदा का प्रोग्राम अपने जहन में मुरतब करने लगा। 2 प्याली कॉफ़ी पीने के बावजूद थकन से मेरा बुरा हाल था। जी चाहता था कि अभी कहीं से आरामदेह बिस्तर मिल जाए तो मैं उस पर गिर पड़ूं और कुछ देर के लिए सो जाऊं, मगर अभी आराम मेरे नसीब में नहीं था। मैंने पिंडी की तरफ बढ़ते हुए सईद अहमद के दिमाग पर दस्तक दी। सईद अहमद सही मायनों में छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे थे। अपनी 1 माह की छुट्टी को रंगीन बनाने के लिए किसी हसीना से इश्क फरमा रहे थे। इतने संजीदा इंसान को मैं पहली बार एक आशिक के रूप में देख रहा था। मुझे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि मोहब्बत की आग से पत्थर भी पिघल जाती हैं। उस वक्त वो लड़की को मुखातिब करके कह रहे थे, समर, यहाँ के मनाजिर कितने खूबसूरत हैं। ये दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों को छूकर गुजरने वाले सफ़ेद सफ़ेद बादल कैसे अजीब से लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम खुद बादलों के करीब पहुंच गए हैं। मगर तुम तो कुछ चुप सी रहती हो। क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता? मुझे समर की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो किसी ख्याल में गुम थी। चौंक कर बोली, हाँ, अच्छा लगता है। जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो इन सफ़ेद बादलों को देखकर सोचती थी, काश मेरे पंख होते तो मैं इन उड़ते हुए बादलों को छू लेती। मगर अब यहाँ पहाड़ी मुकाम पर आकर ये कोई बड़ी बात नज़र नहीं आती। बादल हमें छूते हुए गुजर जाती हैं। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत ज़मीन पर उतर आई हो। सईद अहमद ने उसकी कुर्बत से बेहद मुतासिर होते हुए कहा, अगर तुम मेरे पास ना होती तो ज़मीन की ये जन्नत मुकम्मल ना होती। तुम्हें पाकर मुझे यूँ लगता है जैसे अब मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। मगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम मेरे करीब होते हुए भी बहुत दूर ख्यालों की दुनिया में भटक जाती हो। क्या बात है समर? क्या मैं तुम्हारा दिल नहीं बहला सकता? क्या फिर तुम्हें अपने डैडी याद आ रही हैं? समर ने नज़रें उठाकर सईद अहमद को देखा, फिर एक सर्द आह भर कर बोली, जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि डैडी मेरे लिए ज़िंदा होते हुए भी ज़िंदा नहीं हैं, या यूँ समझ ले कि मैं उनके लिए ज़िंदा नहीं हूँ। सईद अहमद ने एक तवील सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ समर, ये तुम्हारे साथ बड़ी ट्रेजेडी है कि तुम अपने बाप को पहचानती हो, लेकिन तुम्हारे डैडी तुम्हें नहीं पहचानते। ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है कि बाप और बेटी एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए हैं। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। आपके इख्तियार में जो कुछ था वो आपने किया। आपका ये आसान काम नहीं है कि आप मुझे पागल खाने तक ले गए और डैडी से मेरी मुलाकात करा दी। सईद अहमद ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ, मैंने मुलाकात करा दी, लेकिन क्या हासिल हुआ तुम्हें? क्या मिला? कुछ नहीं। तुम्हें ये देखकर और ज़्यादा सदमा पहुंचा कि वो बाप होकर अपनी बेटी को नहीं पहचान सकती हैं। ये बात सईद अहमद ने कुछ इस अंदाज से कही कि समर की आंखों में आंसू आ गए। वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर बोली, मोहब्बत करने वाला बाप जिंदा है, इसके बावजूद मैं खुद को एक यतीम लड़की समझ रही हूँ। ऐसी बदनसीब कौन होगी? सईद अहमद ने फ़ौरन ही जेब से रुमाल निकाल लिया और सामने आकर उसके आंसू पहुँचने लगे। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उनके रोमांस में एक अजीब सा दर्द था। मैंने समर को अभी तक नहीं देखा था, मगर मुझे उससे हमदर्दी हो गई। फिलहाल हमदर्दी का वक्त नहीं था। मैंने उनके रोमांस को नज़रअंदाज करते हुए सईद अहमद के दिमाग पर दस्तक दी। हेलो सईद साहब, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। जैसे ही मैंने राब्ता कायम किया, वो एकदम से चौंक गए और बौखलाकर यूँ चारों तरफ देखने लगे, जैसे वो अपने आसपास मुझे महसूस कर रहे हों और ये समझ रहे हों कि मैं कहीं छुपकर उन्हें मोहब्बत करते देख रहा हूँ। फिर जल्द ही उन्हें अपनी बौखलाहट पर हंसी आ गई। उन्हें याद आ गया कि इस दुनिया में उनका एक दोस्त भी है जिसका नाम फरहाद अली तैमूर है और जो सैकड़ों मील दूर बैठकर भी दिमागी राब्ता कायम कर लेता है। लेकिन एक लड़की के इश्क ने थोड़ी देर के लिए सब कुछ उनके जहन से भुला दिया था। उन्होंने जल्द ही संभल कर कहा, हाँ फरहाद, तुम्हारी सोच मुझ तक पहुंच रही है। खुदा की कसम, तुम बहुत इंतज़ार कराते हो। अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता। मैंने जवाब दिया, सईद साहब, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। मैं वो माइक्रो फिल्म हासिल कर चुका हूँ। उन्होंने खुश होकर कहा, क्या वाकई फरहाद? क्या वाकई तुमने वो माइक्रो फिल्म हासिल कर ली है? मुझे यकीन नहीं आता कि इतने बड़े शैतान का मुकाबला तुमने किस तरह किया। मैं तो जब भी इसके मुतल्लिक सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमेशा ये दड़का लगा रहता है कि वो नादीदा शैतान तुम्हें गाफिल पाकर तुम्हारे जहन पर अपना तसल्लत जमा लेगा।
हाँ, ये धड़का तो मुझे भी लगा रहता है। मैं अभी तक उस नादीदा शैतान का कुछ नहीं बिगाड़ सका, मगर हाँ, बिल मुंडू अपने अंजाम को पहुंचा। और आप तो जानते ही हैं किसी भी इंसान का अंजाम क्या होता है, मौत। अच्छा, तो क्या तुमने उसे मार डाला है? हाँ सईद साहब, मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो मास्टर यूशे बहुत जल्द मेरे दिमाग तक पहुंच जाता। मुझे अफसोस है। फिक्र ना करो मेरे दोस्त, तुमने वो माइक्रोफिल्म हासिल करके अपने मुल्क की बहुत बड़ी खिदमत की है। इस नेक काम के दौरान अगर बिल मुंडू जैसे मुजरिम मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं तो इनका अफसोस नहीं करना चाहिए। तुम ये बताओ कि कहाँ मिल रहे हो? मैं इस वक्त पेशावर से पिंडी की तरफ जा रहा हूँ। 50 मील का फासला तय कर चुका हूँ। 1 घंटे में पिंडी पहुँच जाऊँगा। अगर आपके पास अपनी कोई कार है तो उसे लेकर फौरन पिंडी पॉइंट पर आकर मिले। मैं वहाँ आपका इंतज़ार करूँगा। अगर आप मुझसे पहले पहुँच जाएं तो आप मेरा इंतज़ार करें। अच्छी बात है, मैं अभी पिंडी की तरफ जा रहा हूँ। ये कहकर वो समर को देखने लगे। समर भी उन्हें खामोशी से देख रही थी। फिर वो बोली, आप अचानक खामोश क्यों हो गए थे? क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। इसी वक्त मेरा पिंडी जाना बहुत ज़रूरी है। आओ चलो हम अपने कॉटेज की तरफ चलें। ये कहकर उन्होंने समर का हाथ थाम लिया। फिर कॉटेज की तरफ जाते हुए सोच के जरिए उन्होंने मुझसे पूछा, फरहाद, क्या तुम अभी तक मेरे जहन में झांक रहे हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, मैं आपके जहन में मौजूद हूँ और इस नाजुक से मुलायम हाथ को महसूस कर रहा हूँ जिसे आपका हाथ महसूस कर रहा है। वो ज़रा झींप कर बोले, तुम भी किसी शैतान से कम नहीं हो। उफ खुदाया, इस तरह तो तुम मेरी तन्हाइयों में पहुंच जाया करोगे। मैंने उन्हें यकीन दिलाया, नहीं सईद साहब, मैं इतना गुस्ताख नहीं हूँ, आप इत्मीनान रखें। बस ऐसे इत्तफाकिया वक्त मैंने आपसे रब्ता कायम कर लिया है जब आप दिल के मामलात में मसरूफ़ थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ? आपसे रूबरू मुलाकात होगी तो मैं बताऊँगा। इस वक्त तुम्हारे थकन के बुरा हाल है। मेरी सबसे पहली ख्वाहिश यही है कि माइक्रोफिल्म आपके हवाले करते ही चंद घंटों के लिए सो जाऊं। मुझे आराम की सख्त ज़रूरत है। सईद अहमद ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें सीधे मरी आना चाहिए। मैं यहाँ फ़ौरन ही तुम्हारे आराम से सोने का इंतज़ाम कर दूंगा। यहाँ तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। मैंने उनसे कहा, मैं सीधा आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि बिल मुंडू की कार मेरे पास है। मैं इसी कार में सफ़र कर रहा हूँ। आपसे मुलाकात होने के बाद मैं इसे किसी ऐसे मुकाम पर ले जाकर छोड़ देना चाहता हूँ जहाँ इस कार को देखकर मास्टर यूशे या उसके आला कार मेरे फरार होने की सिमत का तयन न कर सके। सईद अहमद ने मेरे ख्याल से मुत्तफिक होकर मुझे यकीन दिलाया कि वो जल्द अज जल्द पिंडी पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ी देर बाद जब मैंने दिमाग की स्क्रीन पर उन्हें कार में रवाना होते देख लिया तो मुतमईन होकर उनसे रब्ता ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं अब फिर मास्टर यूशे के मुताल्लिक मालूमात हासिल करना चाहता था। मास्टर यूशे की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। रोमा ने उसकी हदायत के मुताबिक एक पुलिस स्टेशन में अपने अंकल की गुमशुदगी की इतला दे दी थी। अब पुलिस वाले बिल मुंडू का हुलिया जहन नशीन करने के बाद उसे तलाश करते फिर रहे थे और रोमा मास्टर यूशे के पीछे पड़ गई थी कि वो किसी तरह भी अपनी टेलीपैथी की सलाहियतों को काम मिलाकर उनके अंकल का पता चलाए। मगर मास्टर यूशे मजबूर था। उसकी सलाहियतें काम नहीं आ रही थीं। उसकी बेचैनी बता रही थी जैसे वो कांटों के बिस्तर पर लौट रहा है और जल्द अज जल्द यहाँ पहुँचने की दूसरी तदबीरें सोच रहा है, मगर कोई तदबीर सुझाई नहीं दे रही। वो बार बार बुड़बुड़ाते हुए एतराफ़ कर रहा था कि फरहाद अली इस सदी का बहुत बड़ा शातिर इंसान है जो उस जैसे दिमाग की बिसात पर चलने वाले शातिर को भी कदम कदम पर मात देता जा रहा है। इसके साथ ही अब उसके जहन में एक शुबा बार बार सर उठा रहा था। एक सवाल उसके दिमाग में बार बार उभर रहा था, क्या फरहाद अली भी टेलीपैथी जानता है? मैंने उसकी सोच के जरिए कई बार इस सवाल को उसके जहन में कुलबुलाते हुए देखा। वो सोच रहा था कि मैंने बिल मुंडू जैसे नाकाबिले शिकस्त इंसान को किस तरह शिकस्त दी, और ऐसे वक्त शिकस्त दी जबकि उसकी हिफाजत करने वाला थोड़ी देर के लिए सो गया। क्या फरहाद अली को इस बात का इल्म हो जाता है कि वो नादीदा हिफाजत करने वाला किस वक्त जागता है, किस वक्त अपने आला कारों को शतरंज के मोहरों की तरह चलाता है और किस वक्त थोड़ी देर सस्ताने के लिए अपनी ख्वाबगाह में जाकर सो जाता है? क्या फरहाद अली उसके टाइम टेबल से वाकिफ़ है? ऐसी बहुत सी बातें उसके दिमाग में चकरा रही थी और वो बड़ी संजीदगी से इसी नुक्ते पर गौर कर रहा था। क्या फरहाद अली भी टेलीपैथी जानता है? मास्टर यूशे के दिमाग में जैसे जैसे ये सवाल मुस्तहकम हो रहा था वैसे वैसे मुझे पसीना आ रहा था। मैंने अब तक हर मुमकिन कोशिश की थी कि मास्टर यूशे को मेरी ख्याल ख्वानी की सलाहियतों का इल्म ना हो। अब भी उसे यकीन नहीं था, सिर्फ वो शुबा में मुब्तला था, मगर उसके शुबे ने ही मेरी आंखों से नींद उड़ा दी थी। सारी थकन काफूर हो गई
और मैं एक बार फिर मुस्ताद होकर ड्राइव करता हुआ उसके जहन में मुसलसल झांकता जा रहा था। मास्टर यूशे अब तक मेरे मुतल्लिक जितनी भी मालूमात हासिल कर चुका था और मुझे जिस अंदाज में अपने दुश्मनों से निमटते देख चुका था, इन सब को फिर एक बार अपने जहन में ताज़ा कर रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि कब और किस मुकाम पर मैंने ख्याल ख्वानी की सलाहियतें इस्तेमाल की हैं। अगर मैं ख्याल ख्वानी जानता हूँ। वह बहुत देर तक मेरे मुतल्लिक गौर करता रहा। टेलीपैथी का इल्म आम नहीं है। इसे सीखने के लिए इतने दुश्वार मराहिल से गुजरना पड़ता है कि अगर हर इंसान सीखना चाहे तो शायद 1 लाख आदमियों में से एक आदमी इसे किसी हद तक सीख सकेगा। मास्टर यूशे यही समझने की कोशिश कर रहा था कि फरहाद अली भी 1 लाख में से एक आदमी है। उसका दिल तस्लीम नहीं करना चाहता था। वो सोच रहा था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ ज़रूरी तालीम आम नहीं, वहाँ फरहाद अली जैसा कोई इल्म कैसे सीख सकता है जो अभी तजुर्बाती मराहिल से गुजर रहा हो। इस इल्म के मुतल्लिक यही कहा जा सकता है कि सारी दुनिया में सिर्फ 2-4 खुशनसीब ही इसके जानने वाले हैं और मास्टर यूशे खुद को सबसे बड़ा खुशनसीब समझता था। उसे इस बात पर फख्र था कि इस इल्म की अथाह गहराइयों तक सिर्फ वही पहुंच सका है, कोई दूसरा उसके मद्दे मुकाबिल नहीं। यूं भी हर पहलवान उखाड़े में पहुंचकर सिर्फ अपने आप को ही शहज़ोर समझता है और दूसरों की ताकत को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करता जब तक कि मुंह की नहीं खाता। मास्टर यूशे भी खुद को इतना बड़ा उस्ताद समझ रहा था कि अपने सामने मुझे एक हकीर कीड़े से ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा था। वो मेरे मुतल्लिक इस कदर उलझता जा रहा था कि किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। मैं उसकी सोच पढ़ते पढ़ते बेजार हो गया। आखिर मैंने उस पर लानत भेज दी और उससे थोड़ी देर के लिए राब्ता ख़त्म कर दिया क्योंकि मैं पिंडी पॉइंट पर पहुंच चुका था। वहां गाड़ी रोकने के बाद मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। करीब खड़ी हुई एक कार से सईद अहमद भी निकल आए। उन्होंने मुझे देखकर बड़ी खुशी का इजहार किया और फौरन ही मेरे पास आकर मुझे गले से लगा लिया और खुशी से कहने लगे, फरहाद अली, मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं सदियों के बाद एक बिछड़े हुए अजीज से मिल रहा हूं। मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बाज़-औक़ात कितनी शदीद मोहब्बत पैदा हो जाती है। मैंने जवाब दिया, आप बयान करें ना करें तब भी मैं आपकी मोहब्बत को समझ लूँगा क्योंकि दुनिया वाले दिल में बैठकर मोहब्बत करती हैं और मैं दिमाग में घुसकर मोहब्बत करता हूँ। मेरी इस बात पर वो कहकहा लगाने लगे। मैंने उनसे कहा कि हम दोनों अपनी अपनी कार में बैठकर लाहौर जाने वाली सड़क पर चलेंगे, फिर आगे कहीं जाकर बील मुंडू की कार को छोड़ देंगे। इसके बाद मैं उनकी कार में बैठकर वापस मरी की तरफ जाऊंगा। ये तय करके हम दोनों अपनी अपनी कार में आकर बैठ गए और ड्राइव करते हुए आगे बढ़ने लगे।